हाँ देवेंद्र सर। हेलो। हाँ सर। हेलो देवेंद्र सर। हाँ सर, स्टार्ट कर हाँ सर दीजिए। बोलिए। स्टार्ट यस, कर दीजिए आप सर। स्क्रीन शेयर कर दीजिए, स्क्रीन आप अपनी ओर शेयर कर दीजिए। हाँ। जी सर। ओके। गुड मॉर्निंग ऑल लिसनर। टुडे माय टॉपिक द स्किन डिजीज इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। आयुर्वेद स्टार्ट है टॉपिक है। उससे स्टार्ट करने से पहले मैं अभी अपने सभी गुरुदेव को नमन करता हूँ। क्यों आज जो भी मेरे पास ज्ञान है स्किन का, वो मेरे सभी डिपार्टमेंट के गुरुओं की मेहनत की वजह से है। और उन्होंने मुझे जितना दिया है, जितना मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, इसके अंदर यदि कोई कमी रहती है तो कमी मेरी रहेगी। क्योंकि गुरुओं से पूरा ज्ञान 100% स्टूडेंट नहीं मिल पाता उनको, न वो ले पाता है। एक सक्षम नहीं रहता, गुरु देना चाहता है लेकिन स्टूडेंट फिर भी कुछ ना कुछ कमी रहती है स्टूडेंट की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस एक फोटो के अंदर मेरे सभी गुरुओं का है। जी, इसके अंदर सबसे अच्छे वेल प्रैक्टिशनर शिशिर कुमार मंडल जी है, सेवतकर सर है, खांडल सर है, वगैरह सर, सभी को एक बार नमन करते हुए मैं अपनी पॉइंट को स्टार्ट करता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पंजाब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्री गंगानगर एंड प्रैक्टिशनर इन जयपुर एंड श्री लालगढ़ जाटान श्री गंगानगर। स्किन डिजीज को शुरू करने से पहले 3rd नंबर स्लाइड निकाल दीजिए रजत जी, थे 3rd नंबर। त्वचा क्या है? त्वचा के बारे में एक आयुर्वेदिक जनरल नॉर्मल बिलीफ रिव्यू ले रहे हैं। ज्यादा लंबा लॉन्ग नहीं लेंगे इसको, क्योंकि टाइम अपने पास क्लिनिकल स्टडी को ज्यादा लेना है, क्लिनिकल स्टडी को फोकस ज्यादा करेंगे। त्वचा एक आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव है, सभी जानते भी हैं, कुछ प्रैक्टिशनर भी इसमें जुड़े होंगे, कुछ स्टूडेंट भी है। लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी का, चाहे आप एरिया के अनुसार ले लें या वेट के अनुसार, स्किन है। और स्किन के बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम भी है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसको रोकने का कार्य सबसे पहले फर्स्ट बैरियर का कार्य स्किन के द्वारा किया जाता है। स्किन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, त्वचा इज द स्थान ऑफ स्पर्श इंद्रिय। जो स्पर्श इंद्रिय है, इंद्रिय का स्थान त्वचा को बताया गया है। त्वचा आयुर्वेदिक बुक्स के अंदर, काफी बुक्स में इसका त्वचा के रूप में वर्णन है, कहीं पे चर्म के रूप में वर्णन है। अलग अलग भी आयुर्वेदिक टेक्सटेज के अंदर कहीं कहीं पे इसको त्वचा बोल रखा है, कहीं इनको चर्म बोल रखा है। और जितनी भी ये त्वचा या चर्म है, इंटरनल टिश्यू जितने भी है शरीर के, चाहे रक्त हो, मांस हो, मेद हो, धातु हो, इन सबको ओवरलैप करके उनको एक जगह कंसिडर करने का कार्य है जो त्वचा के द्वारा किया जाता है। और बाहर से जितने भी सेंसेशन आते हैं वो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा यानी त्वचा के द्वारा शरीर के लिए जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वात। जो धातु है, वात धातु का मेन जो है अमंग है, सीट है, साइट है। एक प्रकार अस्थि वगैरह बोला जाता है। अस्थि के साथ जब वात इंक्रीज होती जाती है, तब जो अभ्यंग के द्वारा या अपने वात को समन करने की जो चिकित्सा होती है वो त्वचा के थ्रू जाती है, इसलिए वो वात के भी एक साइट ऑफ इंपोर्टेंट साइट ऑफ वात है, डिजीज है। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 4, रचना शरीर और त्वचा। रचना शरीर के अंदर आचार्य सुश्रुत और चरक और वाग्भट के अलग अलग मत है, बट इनके तीनों का जो रिलेशन है वो एक प्रकार से समान है। और रचना शरीर और त्वचा के अंदर जब सुश्रुत बताते हैं, स्किन इज डेवलपमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फिटस। जब फिटस का डेवलपमेंट होता है उसी समय स्किन ड्यूरिंग उसके अंदर फॉर्मेशन होता है। एंड डिस्क्रिप्टिव द स्किन डेवलप फ्रॉम द क्रीम ऑफ सरफेस ऑफ मिल्क। जिस प्रकार से दूध के ऊपर एक क्रीम की जो लेयर बनती है, उसी प्रकार से गर्भ के अंदर, यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट के समय फिटस के ऊपर त्वचा का निर्माण होता है। उसी प्रकार आचार्य चरक बोलता है त्वचा इज मातृज भाव। ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक जो बोलते हैं त्वचा इज मातृज भाव, आज तक हमने जो क्लिनिकल प्रैक्टिस की है उसका यहाँ पर जो मातृज भाव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल महसूस हुआ है हमेशा। तो आगे पढ़ेंगे। स्किन के डिजीज है, इसके अंदर जैसे कुष्ठ है, कुष्ठ को ये बोल रखा है कि कुलज विकार है या वंशानुगत विकार है, नेक्स्ट आपके कुल में भी उत्पन्न होगा। तो वो हमें डिनोट हुआ कि काफी स्टडी के बाद लगा कि जैसे एक स्वीटर के पेशेंट है तो लेडीज टू लेडीज वो ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है। काफी ऐसे केस थे जिसके अंदर माँ को भी स्वीटर है, उसकी बच्ची को भी है, यानी मातृज भाव के अंदर वो ज्यादा वंशानुगत देखा गया एज कम्पेयर टू पितृज भाव। पितृज भाव के अंदर है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में देखा गया। जितने 100 केस में से 99 केस के अंदर ये देखा गया कि मातृज टू मातृज वो हो रहा है,
यानी मातृज भाव का वर्णन है, यानी इंपोर्टेंट है कि जो स्किन से संबंधित जो डिजीज जो वंशानुगत बताई गई है वो हो सकता है कि मातृजन फीमेल जीन से संबंधित हो सकती है। अभी इसका इतना मॉडर्न में स्टडी नहीं हो सकता, स्टडी होने पे ये सही जो हो जाए कि जितने भी स्किन डिजीज है वो आपके एक्स लिंक क्रोमोसोम से रिलेटेड भी हो सकता है, मातृज भाव के द्वारा है। विच ऑफ वन ऑफ द 6 महाभाव, जैसे मातृज भाव आपने पितृज भाव, मातृज भाव, आहारज भाव, गर्भज भाव और विहारज भाव जो भी उस प्रकृति के समय बताए गए हैं फिटनेस के डेवलपमेंट के समय, उसमें से जो 6 भाव में से एक मातृज भाव का भी वहां पर अच्छा इंपोर्टेंस है वो स्किन के द्वारा। और उन्होंने बताया कि त्वचा का जो निर्माण है उसी मातृज भाव के द्वारा होता है। दूसरा, आचार्य चरक बताते हैं कि मांस जो धातु है उसकी उप धातु के रूप में त्वचा का निर्माण होता है। पहले मांस बना, उसकी उप धातु के रूप में शरीर के अंदर आपकी त्वचा का निर्माण होता रहता है। आचार्य वागभट डिस्क्राइब फॉर्मेशन द स्किन बिकॉज ऑफ द पाक ऑफ रक्त धातु। रक्त धातु के पाक की वजह से, रक्त धातु पर जब पाक हो गया, धातुअग्नि का पाक हो गया, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर त्वचा का निर्माण होता है। आचार्य वागभट का ये महत्व है। और इसी प्रकार से इन्होंने भी ये बोला कि जिस प्रकार आचार्य सुश्रुत जी ने बोला कि दूध के ऊपर मलाई का जिस प्रकार से फॉर्मेशन होता है गर्म दूध के ऊपर, उसी प्रकार से स्किन का डेवलपमेंट का फॉर्मेशन रक्त के पाक होने की वजह से, रक्त धातु के पाक होने की वजह से होता है। नेक्स्ट बात, पंच महाभूति कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड। पंच महाभूति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ त्वक। अब शरीर के अंदर या प्रकृति के अंदर जितने भी है, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है या कोई ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो पंच महाभूत से मिलकर नहीं बना के है। अब इसी प्रकार से बॉडी के हर एक पार्ट तो पंच महाभूत, हर एक कोशिका भी पंच महाभूत से बनी है, हर एक इलेक्ट्रॉन भी पंच महाभूत से है। उसी प्रकार से त्वचा की बात करें, त्वचा के अंदर जो पंच महाभूत में प्रत्येक भाग है, प्रत्येक भाग जो पार्ट है वो मांस और त्वचा के द्वारा बनाया गया है। और बात कर चुके हैं इसके पहले आचार्य चरक ने बताया कि मांस की उप धातु है, मांस के उप धातु की वजह से जो पार्थिव भाग का निर्माण होता है त्वचा का। उसके बाद जल महाभूत का जो है त्वचा की जो स्निग्ध प्रॉपर्टी है, स्निग्ध गुण की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी जल महाभूत की वजह से है। त्वचा का जो वन है वो अग्नि महाभूत की वजह से है। और जो टेक्टाइल पार्ट है, जो सेंसेशन वाला पार्ट है, वो त्वचा के अंदर जो वायु महाभूत की वजह से। और स्वेद, इस पोर वगैरह बन रहा है जहां से स्वेद का प्रादुर्भाव हो रहा है, वो आकाश महाभूत की वजह से। इसलिए जब बात करते हैं कुष्ठ की, जहां पर एक कोटेशन आता है अस्वेदनम अति स्वेदनम न व अस्वेदनम, मतलब बहुत कम मात्रा में, तो वहां पर इस यहाँ से समझना है कि उसके अंदर आकाश महाभूत की कमी हो गई या आकाश महाभूत ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से वो चीज हो रही है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, कलर ऑफ स्किन। कलर ऑफ स्किन के अंदर आचार्य सुश्रुत बताते हैं गौर वन, कृष्ण श्याम वन और गौर श्याम। इनके अंदर अलग अलग महाभूतों के बारे में बता रखा है। जैसे गौर वन के एग्जाम्पल के रूप में तेज और आपकी धातु, यानी आपका अग्नि और महाभूत और जल महाभूत की वजह से गौर वन का निर्माण हो रहा है। एज रेस्पेक्टिव बाकी के वन भी है। आचार्य चरक के अनुसार जब इंद्रिय स्थान की बात करते हैं वहां पर भी वन आते हैं कि गौर वन, कृष्ण वन, श्याम वन, तो ये अलग बताइए। बट जो प्राकृत वन वहां पे बताते हैं इंद्रिय स्थान में, वन इंद्रिय अध्याय के अंदर, वहां प्राकृत वन के अंदर कृष्ण, श्याम, उदात और उदात वन का बताया है। और वहीं पे उन्होंने आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान के अरिष्ट लक्षणों के अनुसार अलग वन भी बता दी। किसी के अंदर यदि नील वन बन रहा है या श्याम वन बन रहा है या ताम्र वन है या हरित वन या शुक्ल वन है। अब नील वन है, नील वन अपने रेस्पेक्टिव फेलियर की कंडीशन के अंदर भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है नील वन का। अब किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा कमी होगी, रक्त धातु की कमी होगी, तो हो सकता है शुक्ल वन का हो जाए। इस प्रकार से वन का वहां पर प्राकृत और वैकृत वन के बारे में आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान के अंदर इनके बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट स्लाइड, लेयर ऑफ त्वचा। लेयर ऑफ त्वचा के अंदर देयर आर द सम डिफरेंट ओपिनियन। त्वचा की रिकॉर्डिंग लेयर के रूप में अलग अलग आचार्य के अलग अलग मत है। आचार्य चरक में भी मत है, जो आचार्य चरक क्या करते हैं, जब लेयर के 6 पार्ट की डिवाइडेशन करते हैं, पर 6 पार्ट में से 2 पार्ट के अंदर तो उसके अंदर ओनली वही दिखाते हैं कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो किससे बनी हुई है। बट आगे की जो 4 पार्ट है, रिमेनिंग 4 पार्ट में वो डिजीज से मैनिफेस्टेट करके बताते हैं कि इस पार्ट के अंदर ये डिजीज रहती है, इस पार्ट के अंदर ये डिजीज रहती है। जैसे पहला पार्ट बता रखा है उदक धरा। उदक में से वाटरी सब्सटेंस या लिप, ऊपर का जो वाटरी सब्सटेंस है उसको बारे में बता रखा है कि उदक धरा के अंदर आपके वाटरी सब्सटेंस रहेगा। असरक धरा के अंदर उन्होंने ब्लड कैपिलरी को बता रखा है, रक्त को वहन करने वाली, क्योंकि आपकी त्वचा जीवित पार्ट है, लिविंग पार्ट होने की वजह से रक्त का उन्हें ब्लड कैपिलरी का वहां होता रहता है।
थर्ड पार्ट है जनरल बता रखा, थर्ड जो लेयर है उसकी वो सिद्ध और क्लास है, मतलब यानी आचार्य चरक के अनुसार सिद्ध या क्लास जो यदि वन किसी के अंदर डिजीज हो रही है तो उसके अंदर यह है त्वचा के तीसरी लेयर के अंदर उसका प्राधान्य रहेगा। और इसके अंदर आपके ये भी होगा कि सीवीटी भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बता रहे हैं। आपके सिद्धम क्लास है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ में दद्रु और कुष्ठ का आ रहा है। अब दद्रु एक प्रकार से चरक ने खुद ने महाकुष्ठ में बोला, फिर भी उन्होंने बोला दद्रु एंड कुष्ठ, क्योंकि उस समय दद्रु की इन्होंने अलग से बताने ये भी मतलब हो सकता है वहां आचार्य चरक का कि ज्यादा सीवियर कंडीशन में फैलती है, इस वजह से या ज्यादा पॉपुलेशन में होने की वजह से उसको अलग से मैंने लिखा गया वहां पे। फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर बोला है अलजी एंड विदर्दी, और सिक्स पार्ट के अरुणसिका के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से आचार्य चरक ने जो 6 लेयर बताई है, 6 लेयर में 2 लेयर के अंदर तो ओनली उसकी कंपोजिशन के बारे में बताया, जबकि आगे की 4 लेयर के अंदर उन्होंने किस किस लेयर में कौन कौन सी डिजीज रहेगी उसके बारे में इन्होंने बताया है। और ये डिजीज का जो लेयर के अनुसार है उसके अनुसार इनकी ट्रीटमेंट भी उसी प्रकार से रहेगा, क्या कि सिद्धम क्लास इजीली है क्यूरेबल हो जाएगा, उसके अनुसार आगे जैसे बढ़ जाएंगे उसकी सीवीटी डिजीज की बढ़ती रहेगी, तो इंटरनल लेयर तक जाता रहेगा। नेक्स्ट है उसके बाद आचार्य, नेक्स्ट स्लाइड, लेयर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। आचार्य सुश्रुत ने जो लेयर बताई है उन्होंने अलग अलग उसका माप भी बताया कि चावल के वृद्ध धान्य के इतने पार्ट के बराबर बताया है, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसका उन्होंने भी आचार्य, लेकिन सुश्रुत ने हर लेयर के अंदर कौन सी डिजीज उत्पन्न होगी उसके बारे में बताया गया है। जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था, पंचमा, षष्ठी और सप्तमी, 7 प्रकार के लेयर के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। प्रथमा अवभाषणी, उन्होंने बोला अवभाषणी जो प्रथम भाग की लेयर है वो वृद्ध धान्य के 1/18 भाग के समान होती है, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि सिद्ध और पद्म कंटक जैसी आकृति उसके अंदर पाई जाती है, ये डिजीज उत्पन्न होती है वहां पे। दूसरा उन्होंने बोला लोहिता, जिसकी शेप उन्होंने 1/16 भाग वृद्ध धान्य का बताया, वहां पर तिल, खालक, नेच और वेंग के बारे में बताया है। नेक्स्ट श्वेता, श्वेता के अंदर उन्होंने चरमदल, मशक, अजगलिका के बारे में, ताम्रा के अंदर क्लास और कुष्ठ के बारे में। ताम्रा और वेदिनी दोनों के अंदर आप देखेंगे तो दोनों के अंदर कुष्ठ के बारे में बता रखा है, यानी कुष्ठ का जो मैन्युफैक्चरिंग। और आचार्य चरक ने जो दद्रु के बारे में बताया वो फोर्थ लेयर के बारे में बताया। इसी प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने फोर्थ लेयर और फिफ्थ लेयर दोनों के अंदर कुष्ठ के बारे में बता रखा है। आचार्य चरक की जो फोर्थ लेयर और आचार्य सुश्रुत की फोर्थ और फिफ्थ दोनों लेयर के अंदर उन्होंने कुष्ठ डिजीज के होने के बारे में बताया। इसी प्रकार से सारी और भी लेयर है उनके बारे में आप पढ़ लें, देख लेंगे। स्लाइड आपके पास शेयर कर दी जाएगी पूरी। नेक्स्ट स्लाइड, उसके बाद आचार्य मॉडर्न के अनुसार सुश्रुत के बाद आपके आयुर्वेद के अंदर जो लेयर है उसके मॉडर्न के अंदर जो लेयर है उसके साथ कोरिलेशन कर रखा है। सबका अलग अलग भी हो सकता है, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जो अवासनिक जो लेयर है आपकी प्रथमा लेयर, वो इसको स्टेटम कॉर्नियम के बराबर लिखा गया है, यानी जो ऊपर स्किन रप्चर होकर बाहर निकलती है। लोहिता है स्टेडियम लूसिडम, श्वेता स्टेडियम ग्रेनुलोसम, और श्वेता डिजीज के अंदर भी आपने चर्मदल, मसिका और अजगलिका जो वर्ण है वहां पे। मशक जो है स्टेडियम ग्रेनुलोसम के अंदर मिलेनिन का फॉर्मेशन होता है, ज्यादा फॉर्मेशन हो गया तो वहां पर जो मिलेनिन के अधिक की वजह से जो व्याधि होगी वो होगी। और श्वेता के अंदर पड़ते भी है कि मशक का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे। उसके बाद ताम्रा, ताम्रा के अंदर मेल्पिगियन लेयर है, वेदिनिक पेपिलरी लेयर, रोहिणी रेटिकुलर लेयर, और मास दरा को मैंने यहाँ पर कोरिलेट किया सब क्यूटिनियस टिश्यू एंड मस्कुलर लेयर के साथ, और मास दरा को सब क्यूटिनियस टिश्यू के साथ लेयर कोरिलेशन है। और आचार्य सुश्रुत मास दरा के अंदर जो व्याधि बताते हैं वो भी व्याधि आपके मास जो उसके अंदर दूषी होंगे वो वहां पर मास दूषी है, रक्त दूषी है, जैसे गंदर हो गया, विदर्दी हो गया और अर्श, ये तीनों के अंदर दूसरे जो रक्त दूसरे भी है वहां पे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, अपने जो क्लिनिकल यहाँ सब शुरू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। ये नॉर्मल स्किन के बारे में बात होगी थी, अब नेक्स्ट जो बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से कुष्ठ के बारे में। कुष्ठ कंसिडर एज लेप्रोसी, क्या क्वेश्चन, क्या कुष्ठ को लेप्रोसी के अंदर ले सकते हैं कंसिडर लेप्रोसी? गलत। तो जबकि सत्य क्या है, तो आचार्य चरक ने जितने भी स्किन डिजीज है या जितने भी आचार्य सुश्रुत ने स्किन डिजीज के जितने भी फॉर्मेशन है उन सबको आपकी कुष्ठ के अंदर रखा गया है, यानी लेप्रोसी अपने कुष्ठ का एक पार्ट है। लेप्रोसी, नो लेप्रोसी कैन बी इंटरप्रेटेड एज कुष्ठ बाय द जनरल पर्सन, बट इन द आयुर्वेद इट इज कंसिडर्ड एज ऑल त्वक विकारा। लेप्रोसी को अपन कुष्ठ कह देते हैं, बट आयुर्वेद के अंदर तो कुष्ठ के अंदर क्या है कि सभी प्रकार के त्वक विकार है उन सभी को लिया गया है, नहीं कि ओनली अकेले लेप्रोसी को लिया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, कुष्ठ कॉज्ड बाय इंफेक्शन एंड हेरिडिटी।
कैसे है उसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने एक कोटेशन है, निदान स्थान अध्याय 5 का बहुत अच्छा कोटेशन है। वहां पर उन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में जब वर्णन किया, उसके कोच के बारे में जब वर्णन किया, वहां पर कुष्ठ का भी नाम है वहां पे। प्रसंगात गात्र स्पर्शनानी श्वासा सह भोजन, प्रसंगात की वजह से, गात्र स्पर्श करने की वजह से, या उसके निश्वास की वजह से, या सह भोजनात् एक से या आसनाश्चैव वस्त्रम वस्त्र माल्याम अनुलेपनात्, एक शैया पे सोने की वजह से या वस्त्र या माला का अनुलेपन, उसके एक ही वस्त्र का अलग अलग, एक ही वस्त्र को अलग अलग व्यक्ति यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से इनपे से डीजे कौन कौन से कुष्ठम सबसे पहले बोला गया उसको, कुष्ठम जवरश्च शोषश्च नेत्र अभिसंधि एवं च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रमण नरा नरम। इस प्रकार से इन्होंने वहां पर औपसर्गिक रोगों के जो बारे में 4 प्रकार के औपसर्गिक रोग बोले हैं, उसके अंदर सबसे पहला औपसर्गिक रोग कुष्ठ का वर्णन किया है, यानी कुष्ठ एक प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज है। दूसरा हेरिडिटी किस प्रकार से है, हेरिडिटी के अंदर आचार्य जब चरक निदा सूत्र स्थान आचार्य सुश्रुत सूत्र अध्याय के अंदर 24 के अंदर वर्णन करते हैं वह व्याधि के प्रकार के बारे में, तो वहां पर बताते हैं तद आदि बल प्रवृत्ता ये शुक्र सोनित दोषानुया, आदि पद पर्वत जो शुक्र और सोनित के दोष की वजह से होते हैं, उसके अंदर लिख लिखा कुष्ठ अर्श प्रवृत्ति, यानी कुष्ठ अर्श प्रवृत्ति, कुष्ठ जो डिजीज है वो भी आपके हेरिडिटी या शुक्र सोनित की वजह से, दोष की वजह से भी बता रखी है आचार्य सुश्रुत ने, यानी एक प्रकार से आपकी हेरिडिटी। ते अपनी द्विविधा मातृजाश्च पिताश्च, और ये 2 प्रकार की होती है, मातृ जो हो सकती है पितृज, और मातृ जो होगी तो आपके सोनित की वजह से होगी, पितृ जो कि शुक्र की दुष्टि की वजह से होगी। और मैंने जब बताया कि इसकी न्याय आपके एक प्रकार का मातृज भाव है, तो आप जितने आगे देखेंगे, आप खुद क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, इसका डाटा यदि रखते हैं अपने पास, तो हेरिडिटी का उसके डाटा रखते हैं, तो 90% केस के अंदर आपको ये लगेगा कि ये मातृज के अंदर ज्यादा फैल रहा है, एक सिवाय दद्रु के। दद्रु के अंदर क्या होता है कि जितने भी दद्रु है वो बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन है, वो जिसके कांटेक्ट में आएगा वो वहां पर ये आ जाएगा, प्रसंगात गात्र स्पर्शनानी वहां की वजह से होगा, इन्फेक्शियस डिजीज है वो वहां पे। जो आपका फंगल इन्फेक्शन वो एक प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज है, और उसका वर्णन कुष्ठ के अकॉर्डिंग अंदर आयुर्वेद के अंदर आ चुका है। यानी हर डिजीज को आपको ये नहीं लेना है कि हर डिजीज को आप इन्फेक्शियस वाली को भी ये मान के चले कि उसको हेरिडिटी से कोलेट करें, वो भी नहीं। कुष्ठ एज क्रोनिक डिसऑर्डर, कुष्ठ को क्रॉनिक डिसऑर्डर क्यों बोला गया है, इसके बारे में एक कोटेशन अच्छा, बहुत अच्छा कोटेशन है। हिता वनस्पति जात, एक मिनट होल्ड रखना। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कुष्ठ एज क्रोनिक डिसऑर्डर किस प्रकार से है, एता वनस्पति जातम प्राप्य काल प्रकर्षणम, जिस प्रकार वनस्पति का काल प्रकर्ष होने पर अंतर्भूमि विगते मूल्य वृष्टि विविध देते, अपने मूल को भी वो नष्ट कर देता है काल प्रकर्ष के बना, उसी प्रकार के से कुष्ठ समुत्पन्नम त्वची काल प्रकर्ष के साथ, कुष्ठ जो व्याधि है काल प्रकर्ष होने पर धातुओं का नाश करते हुए नर का प्रतिकार या नर को नष्ट कर देता है, यानी बहुत ज्यादा सीवियर कुष्ठ को इसलिए बोला गया है कि सीवियर डिसऑर्डर के बारे में बोला है गया आपके। और अग्नि के अंदर भी आचार्य चरक ने अग्नि के अंदर बोला गया कालानुबंधी, तो उसके अंदर वहां पर कालानुबंधी जो डिजीज है वो कुष्ठ व्याधि है। उसके बाद लेकर का आचार्य चक्रपाणी इस पर टीका करते हैं, सर्व कुष्ठेशु प्रथमम त्वचे व्यकृतम भवती विशेषण, सभी कुष्ठों के अंदर त्वचा की विकृति सबसे पहले होती है, पश्चात वैशेषिक दृष्टि काल प्रसाद रक्त आदिशु भवती, उसके बाद रक्त काल प्रकर्ष के बाद ये सारी की सारी रक्त आदि को दूषित करती है, दांतों को दूषित करती है। और ये चक्रपाणी की टीका को इंपोर्टेंस इसलिए भी दिया जाता है कि जब विधि सुनीति अध्याय की बात करते हैं, विधि सुनीत आचार्य चरक के द्वारा, वहां पे रक्त विकारों के अंदर या रक्त दुष्टि के अंदर जो विकार बताए गए हैं, रक्त दुष्टि के विकारों के अंदर कुष्ठ का भी वहां पर वर्णन है कि कौन से रक्तज विकार है, वहां पर कुष्ठ का भी वर्णन है। लेकिन आचार्य चक्रपाणी ये बोलते हैं कि जितने भी कुष्ठ है उसके अंदर सबसे पहले जो डिजीज का प्रादुर्भाव होगा वो त्वचा में होगा, उसके बाद उसका सीवियरिटी की वजह से वो रक्त आदि दांतों को दूषित करती है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद व्हाट इज कुष्ठ इन आयुर्वेदा, ऑलमोस्ट ऑल स्किन डिजीज कैन बी टेकन अंडर जनरल टर्म कुष्ठ, जनरल टर्म कुष्ठ के अंदर रखा गया है। और इसके अंदर कुछ का मीनिंग वहां पर संस्कृत के अंदर कुछ निष्कर्षण, इट मीन द टू डिस्ट्रॉय, मतलब इसको डिस्ट्रॉय करने वाली के मीनिंग के अंदर है कुछ धातु का मीनिंग। टू स्कार्प आउट, ये स्कार्प के रूप में आउट हो रहा है, या टू डिफॉर्म,
इसके अंदर विकृति उत्पन्न हो रही है, उस मीनिंग के अर्थ में कुष्ण धातु का मीनिंग होता है। कुष्णाति निशेषण करोति विलेखनम करोति अंग प्रत्यंगानि इति कुष्ठम। अंग प्रत्यंग है उसके अंदर विकृति उत्पन्न करता है, इसलिए उसको कुष्णाति या कुष्ठ वर्ड बोला गया है। इन शब्द क्लब द्रुम के अंदर कुष्णाति रोगम मीन द डिजीज विच कॉज डिस्पीच और कॉन्टेम्प्टाइल, यानी शब्द कोश के अंदर भी ये मीनिंग उसको बोला गया है कि जो डिस्पाइज कर रहे हैं, यानी कुछ के अंदर विकृति उत्पन्न करे, उसको कुष्ठ रोग बोला गया है। इसी प्रकार और आचार्य के द्वारा आपके डिनोट कर रखा है इसका मीनिंग क्या क्या है। नेक्स्ट स्लाइड उसके बाद, व्हाट इज डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी एंड व्हाट इज डर्म का मीनिंग हो गया स्किन, ओलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ स्किन डिजीज आर रिटन ऑन द स्किन, मतलब स्किन जो डिजीज है उसको आप जो डर्मेटोलॉजी स्किन का स्टडी है, आप डर्मेटोलॉजी के अंदर स्किन की स्टडी करते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर जो स्किन के अंदर जो डिजीज है उसकी भी स्टडी की जाती है। क्या स्टडी है उसका, नॉट इन द वर्ड पुट इन द पिक्चर्स, आप उसको शब्दों के द्वारा उसको पिक्चर्स के द्वारा निरूपण नहीं कर सकते, तो आप पिक्चर देख के ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या होंगे। तो फिजिकल परसेंट्स के बाद जब आप इसकी स्किन का करेंगे एनालिसिस या उसको स्टडी करेंगे तो आप पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी डिजीज है। क्योंकि प्रॉब्लम वहां आती है जब शीघ्र और सिदम दोनों का डिफरेंशिएट डायग्नोसिस करना होता है। फोटो आप खींचने पर लगता है कि दोनों एक जैसा है, बट जब पेशेंट फिजिकल प्रेजेंट होता है तो जो वाइटी स्पॉट है उसके अंदर आप उसको हाथ से या रब करते हैं, किसी पार्ट से रब करते हैं, तब उसके अंदर रज के समान धुल्ली के समान यदि अवकरणीय हो रहा है तब आपको वो सिद्धम के अंदर डायग्नोस होगा, यदि नहीं हो रहा है तो आपका स्वीटर के अंदर आपका डायग्नोस होगा। इस प्रकार से यानी फिजिकल प्रेजेंस वहां पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, कुछ और फिजिकल प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट, जैसे आपके एक एग्जांपल के लिए शीत पीत का लिखेगा, शीत पीत के अंदर जो इचिंग है इस प्रकार से इचिंग होती है कि वो जो भी स्किन के अंदर इचिंग के वक्त जो लिखेगा वो लाइनिंग बनेंगे वही उभर के उसके बाहर आ जाएगा। जैसे किसी ने पेशेंट ने लिखा इच लिखा तो उसका उभर के वहां से बाहर आ गया शीत पीत वाले कंडीशन में। और जनरली उसको देखेंगे तो वो पेशेंट की स्किन नॉर्मल स्किन रहेगी, बट फिजिकल अपीयरेंस के बाद जब पेशेंट अपनी कंप्लेंट बताता है, कंप्लेंट के बाद जैसे आप उस पर रब करते हैं तो उसके बाद इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन रही है, किसी प्रकार की एलिवेशन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर ये डिजीज है, क्योंकि इस चीज को वहीं पे प्रेजेंट फिजिकली पेशेंट के बिना डायग्नोस नहीं होगी। नेक्स्ट उसके बाद स्लाइड नेक्स्ट, कॉजेटिव एलिमेंट्स। कॉजेटिव एलिमेंट्स के अंदर आचार्य चरक बोलते हैं सब द्रव्यानी कुष्ठानी प्रकृति विकृति अपनानी, 7 प्रकार के द्रव्य है कुष्ठ के लिए, वो उसी के अंदर प्रकृति और विकृति की वजह से कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। उसके अंदर लिख रहा है त्रयोदशा वातपित्त श्लेष्मा प्रकोपन विवर्ता, 3 तो आपके दोष हो गए वातपित्त श्लेष्मा। दूसरा शरीर दातव त्वक मांस सोनित लसिका चतुर्था, अब 4 प्रकार की दांतें बोलेगी, एक तो त्वक मांस सोनित लसिका, इन 4 और वातपित्त का इन 5 सातों की वजह से 7 के अंदर यदि कुछ प्रकृति विकृति कुछ होती है तो उस प्रकार उसकी वजह से कुछ उत्पन्न होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन जो है आपके रहेगी कभी भी, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है वो, नेक्स्ट स्लाइड, डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द दोषाज न च कंचित कुष्ठम एक दोष प्रकोपन निमित्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी कोई भी कुष्ठ सिर्फ एक सिंगल दोष की वजह से कभी उत्पन्न नहीं होता। न च किंचित इति अस्ति कुष्ठम एक दोष प्रकोपन निमित्त अस्तित्व खलु समान प्रकृति में अपनानी, सभी एक प्रकार की समान प्रकृति की वजह से उत्पन्न होते हैं कुष्ठ न और ले, बट अब जितने भी कुष्ठ है वो सभी त्रिदोष की वजह से है, बट उसके अंदर दोषों की अक्षांश कल्पना विकल्प की वजह से, अनुबंध की वजह से, स्थान की वजह से, विभाग की वजह से, वेदना की वजह से, वर्ण की वजह से, संस्थान की वजह से और प्रभाव की वजह से उनकी चिकित्सा अलग अलग सबकी विशेष होती है। यानी ये पार्ट बता दे कि कुष्ठ के अंदर त्रिदोष के जितने भी कुष्ठ है वो सभी त्रिदोषज है, बट उन दोष जो है त्रिदोष के अंदर वात पित्त कफ के कितने अक्षांश कल्पना या अक्षांश भेदों की वजह से उनके विकल्प कौन से विकल्प के प्राधान्य, यानी कौन सा वात का रुख गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे, या शीत गुण ज्यादा की वजह से है विकल्प की वजह से, या कौन से अनुबंध है, किस स्थान का अनुबंध है, किस और स्थान पे है, किस किस विभाग में, किस प्रकार की उसके अंदर वेदना है, कैसा वर्ण है, कैसा संस्थान है, उसके अनुसार उनकी सबकी चिकित्सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो जाती है। सप्त विदो अष्टो विदो अपरिसंख्य, और आचार्य चरक ने इसके बाद ही बोल दिया कि 7 प्रकार के कुष्ठ है, 18 प्रकार के या अपरिसंख्य असंख्य कुष्ठों के भेद है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में
जनरल कुष्ठ के निदान के बारे में बात किया गया है, और जितने भी निदान है आप देखेंगे तो वो सारे के सारे विरुद्ध आहार विहार के हैं। यानी जो एक साथ शीत का सेवन करने के बाद उष्ण का सेवन कर लेता है, एक समान ही, मतलब जहां पर दो गुण एक साथ आ रहे हैं वो उस प्रकार का निदान है। शीत उष्ण वेत्ति साध में, मतलब शीत और उष्ण का वेत्ति साध, मतलब जो सेवन करना चाहिए वो सेवन से नहीं करके अलग अलग प्रकार सेवन करता है, उनका विरुद्ध सेवन करता है। और जितने भी यहाँ पर देखेंगे आप, जितने भी निदान है उनको मैं डिटेल में किसी को बारे में नहीं बता रहा हूँ, सारे आपके विरुद्ध आहार विहार के सेवन है डिजीज के। नेक्स्ट, उसके बाद स्लाइड में द आर्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग स्किन लीजन। अब आर्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग आपको स्किन लीजन कैसे है, वो हमेशा क्या होगा आपको नॉलेज टर्मिनोलॉजी द ओरल एविडेंस, रियल एविडेंस, मतलब इसका रियल एविडेंस का मीनिंग है कि आपका प्रेजेंस फिजिकली आपके पास प्रेजेंट होगा, उसके बाद आपने उसको साइट को टच किया है या उसका आपने एनालिसिस किया है, उसके बाद ही आपका डिस्क्रिप्शन जो लिसन होगा उसके आपका आइडिया, एक्चुअल आइडिया या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बाकी डिजीज से कुष्ठ के भेदों से आपको उसी से कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो आप फिजिकली यदि प्रेजेंस नहीं है, दिखने के अंदर आप देखेंगे विचर्चिका, ड्राई विचर्चिका और किटिब दोनों के लिसन दिखने में एक जैसे होते हैं, बट जैसे आप उस पर टच करके स्पर्श करेंगे तो विचर्चिका के जो लिसन होगा उसके अंदर इतना आपका ड्राइनेस नहीं हो गया, वो किन खर स्पर्श नहीं होगा, बट किटिब वाले में होगा। इसलिए आपको हमेशा बोला गया स्किन डिजीज के अंदर हमेशा याद रखना है आप प्रैक्टिस के अंदर कि प्रेजेंट पेशेंट का फिजिकल प्रेजेंट होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटमेंट आप कभी भी फोन पे नहीं कर सकते और पेशेंट के वीडियो वगैरह से भी नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट हमेशा फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी है। क्योंकि स्किन की उसका एक तो टेंस आपको पता होना चाहिए, स्किन किस नेचर की है, किस प्रकार के नेचर का उसका लीसन है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड, डिस्क्राइबिंग स्किन लीसन। और स्किन लीसन बता दिया किसके आधार पे, स्थान की वजह से, विभाग की वजह से, वेदना की वजह से, संस्थान की वजह से, प्रभाव की वजह से, और उसके अनुसार वो चिकित्सा उसके अलग अलग, मतलब साइट हो गया, नंबर ऑफ लीसन हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, अरेंजमेंट किस प्रकार का है, सर्कुलर है या आपका इरेगुलर शेप है या कॉन्टेक्ट मिक्स शेप है, किस प्रकार का वो है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है उसका, टाइप ऑफ लीसन कैसा है, टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, बॉर्डर उसकी कैसी है, इसके अनुसार उसका टाइप विभाग लग रहा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट, पहला सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड में कपाल कुष्ठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे शुरू करते हैं। और सबसे पहले आचार्य चरक ने जब बताया कि 7 प्रकार के 18 प्रकार असंख्य कुष्ठों के बारे में जब बात करते हैं, तो 7 प्रकार के वहां पे महाकुष्ठ के बारे में बताते हैं, 18 प्रकार के जो अंदर बात करते हैं तो वो क्या है कि शुद्र कुष्ठ का भी वहां वर्णन करते हैं 11 प्रकार और संख्या मतलब असंख्य कुष्ठों का। तो हम सबसे पहले बात करते हैं महाकुष्ठ की। महाकुष्ठ में सबसे पहला पार्ट है कपाल कुष्ठ। कपाल कुष्ठ के बारे में कोटेशन है, रुक्ष अरुण पुरुषानी विषम विसर्तानी खर पर्यंतनानी, मतलब रुक्ष नेचर का होगा, पुरुष नेचर का होगा, अरुण वन का होगा, और विषम विसर्तानी मतलब विषम, इसका कोई शेप नहीं होगा, विषम शेप के द्वारा वो फैलता रहेगा, खर पर्यंतानी खर के समान होगा, मतलब रफ होगा, रफ अरेंजमेंट होगा उसका। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर मैंने डिजाइन करेंगे हसित लोम चितानी, वेरी वेरी, उसके जो लेसन है उसके अंदर आप जो रोम देखेंगे वो एकदम इरेक्टाइल होंगे। हसित लोम चितानी का वहां पर मीनिंग है जो रोम उसके बाल होंगे वहां पर बहुत ज्यादा एकदम इरेक्टाइल होंगे, एक बहुत अच्छा उसका डायग्नोसिस करने का है। वात कुष्ठ है एक प्रकार का कपाल कुष्ठ, वात कुष्ठ में भी ऐसा हो सकता है, बट हसित लोम चितानी वहां पर एक स्पेशल टर्म के रूप में वहां प्रेजेंट रहेंगे, और वो इसके अंदर उसका मीनिंग होता है इरेक्टाइल हेयर, मतलब आपके जो हेयर रहेंगे वो एकदम सीधे रहेंगे वहां पर लिसन के ऊपर। और इसकी साइड के मैंने अलग अलग डिस्क्रिप्शन कर, साइल इसकी वोल्ड बॉडी में कहीं भी हो सकता है, नंबर ऑफ लिसन मल्टीपल होते हैं इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन उद्वर्त बहिष तनुनी, मोटा भी हो सकता है, सर्कुलर बहिष तनु भी हो सकता है, विषम विसर्तनानी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका रुक्ष रहेगा, क्योंकि वात की वजह से कपाल कुष्ठ है तो वात के रुक्ष गुण की वजह से ज्यादा रहेगा, तो रुक्ष कॉन्स्टिट्यूशन इसका रहेगा। टेक्सचर इसका पुरुष रहेगा, बॉर्डर इसकी खर रहेगी, जो इसकी बॉर्डर को देखेंगे तो बिल्कुल खर रफनेस जैसी रहेगी। पैन इसके अंदर रहेगा तोद बहुला, तोद इसके अंदर बहुत ज्यादा, और इसका इंपॉर्टेंट एक आंसू गति समुदानी, बहुत जल्दी से ये सिकल फैलता है शरीर के अंदर। कपाल कुष्ठ के नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कोई डायग्राम बना रखे हैं, जैसे लेडीज के अंदर या हाथ के अंदर वो आपके दिखेंगे अरुण वन के दिख रहा है, और एक पैन भी है, और उसके अंदर जब हाथ की स्किन के ऊपर इसके यदि % प्रेजेंट होते
आप जैसे इसको टच करते हैं तो उसके अंदर खर पर्यंत नल जैसी स्पर्शनेस आपको महसूस होती। एक जो लास्ट जो इसके अंदर जो डायग्राम बना रखा है वो डायग्राम मैंने लिया है सीसीआरएस की, बाकी तीनों डायग्राम तो पेशेंट के हैं, एक्चुअल रियल पेशेंट के ओपीडी के। लास्ट जो डायग्राम है आप समझाने के लिए सिर्फ, क्यों उसके अंदर वो एलिवेशन इस प्रकार का है, एलिवेशन भी है साथ ही साथ उसके अंदर खर भी महसूस होगा, अरुण वन भी महसूस हो रहा है, श्याम वन भी महसूस हो रहा है उसके अंदर ब्लैक कलर का, इसलिए उसको लिया गया है। उस बार नेक्स्ट है उदुम्बर कुष्ठ। उदुम्बर कुष्ठ के अंदर क्या लिख रखा है, ताम्राणी ताम्र रक्त ताम्र खर रोम राज्य अभिवंदनानी, ताम्र वन का होगा वही इसके अंदर भी वोल बॉडी के अंदर पाया जाएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा रोम राज्य अभिवंदनादि, मल्टीपल लेसन होते हैं, और इसका वन जो है पक्व उदुम्बर फल वंडानी के समान होता है। और इसके अंदर इंपोर्टेंट एक है, बहुत इंपोर्टेंट है, वो मैंने कर रखा कोटेशन में, ससंताप कृमिनी। उदुम्बर के अंदर जब आप फल देखते हैं तो ऐसा लगता है उसके अंदर से कृमि जैसा निकल रहा है, उसी के जैसा इसमें भी आप वन को जैसे देखेंगे तो उसके अंदर ऐसा लगेगा कीड़े जैसा निकल रहा है बस, और उसके अंदर संताप बहुत रहेगा। उदुम्बर वाला कोष्ठ की नेचर वैसे पित्त है, ऐसे पेशेंट के अंदर हमेशा ज्वर की प्रधानता रहती है, या बॉडी टेम्परेचर वहां हमेशा हॉट रहेगा, या लिसन पे जैसे आप टच करेंगे तो लिसन का जो टेम्परेचर रहेगा बॉडी की अदर पार्ट की वजह से की तुलना में हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। उदुम्बर कुष्ठ की एक बहुत अच्छा है, तो बॉडी का जो लिसन का जो टेम्परेचर होगा बाकी टेम्परेचर पार्ट बॉडी टेम्परेचर के पार्ट की तुलना में वो बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ससंताप कृमिनी, दूसरा पित्त के आदि की वजह से ये उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट उसके डायग्राम स्लाइड में आप जाएंगे। इसके अंदर डायग्राम के अंदर आपके एक उदुम्बर फल का डायग्राम मैंने बता रखा है, साइड के अंदर जो है पेशेंटों के जो डायग्राम है अलग अलग छोटे छोटे से उदुम्बर के फल के समान जो है बीच के जैसे आप बीच में देखेंगे वैसे सर्कुलर कुछ हो जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी रहेगी, और साथ के अंदर उसको जब स्पर्श करेंगे उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, और छोटे छोटे से लिसन के रूप में इसके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मंडल कुष्ठ। मंडल कुष्ठ के अंदर लिख रखा है शुक्ल रक्त अवभाषिनी, शुक्ल वन का हो सकता है या रक्त वन का हो सकता है, और कंडू कृमिनी, इसके अंदर कंडू के साथ मतलब इचिंग के साथ कृमि उत्पन्न होते हैं, कंडू कृमिनी इसके अंदर पाया जाता है, जबकि संताप कृमि उदुम्बर कुष्ठ लक्षण है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है दोनों, कि वहां संताप पित्त की वजह से या कंडू है वो कप की वजह से है। मंडल कुष्ठ कप आदि के प्रधान है, इसलिए इसके अंदर कपज है, और यहाँ पर कंडू कृमिनी उत्पन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि मंडल कुष्ठ हमेशा सर्कुलर रहेगा। आप जैसे डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट के अंदर परिमंडलानी मंडल कुष्ठानी, नेक्स्ट डायग्राम, डायग्राम के अंदर भी एक तीनों डायग्राम है जो आपके रियल एक्चुअल पेशेंटों के हैं, ओपीडी पेशेंट के हैं। पहले एक डायग्राम के अंदर देखेंगे तो शुक्ल वन के हैं, वन जो सर्कुलर पैचेज टाइप बन रहा है वो शुक्ल वन का है। थर्ड नंबर जो डायग्राम देखेंगे तो रक्त वन का है, रक्त अवभाष शुक्ल रक्त अवभाषनी लिख रखा था, तो लास्ट डायग्राम जो आपका रक्त वन का है। बीच वाला जो डायग्राम है दिखने में आपको रक्त वन का लग रहा है, इसके अंदर भी अवभाषनी है, साथ ही साथ मंडल कोष्ठ के अंदर आप देखेंगे बहुपीछिल स्त्रावणी सिक्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, स्केलिंग भी इसके अंदर पाई जाएगी इस प्रकार। उसके बाद ऋषि जीवे, ऋषि जीवे कोष्ठ बहुत कम आप पाया जाता है, ये पेशेंट के अंदर बहुत कम, ये आपके केस आप बैठेंगे प्रैक्टिस के अंदर 2-3 साल की प्रैक्टिस में एक या दो केस मुश्किल से मिलेंगे इस प्रकार के डिजीज के। पुरुष अरुण वर्णानी वही अंत सेवानी, बाहर और अंदर दोनों की तरफ वो श्यावन का रहेगा, इंपोर्टेंट तो यहीं से। दूसरा सुको उपहत तो अवेदना, मतलब सुख को होबत वेदना के समान उसके अंदर वेदना रहेगी आपके उसके अंदर पेशेंट के अंदर, और इसी को आचार्य चरक चरक चिकित्सा स्थान के अंदर यहाँ, और दूसरा दीर्घ परिमंडलानी आकृति, दीर्घ रहेंगे मंडल के समान आकृति वाले रहेंगे, जिससे जीव की जीवा के समान आकृति वाला रहेंगे, ये भी वॉल बॉडी में पाया जाता है, मल्टीपल हो जाता है। अब कर्कश रक्तम परिप्लुगर्तम अंतःस्राव सवेदनम, आचार्य चरक इसी को चिकित्सा स्थान के अंदर बोल देते हैं कि कर्कश वन का रहेगा, रक्त वन का रहेगा, अंत से स्याव रहेगा और वेदना के साथ रहेगा। जब आप डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर ऋषि जो हिरण है एक प्रकार का, उस हिरण के डायग्राम आपको बता रखा है यहाँ पे, और उसी के अंदर डायग्राम के अंदर आप देखेंगे साइड के अंदर जो लिसन है परिमंडल है बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, और इसकी जो शेप है जो आप स्याव वन के अंत स्याव है, अंदर की तरफ स्याव वन का है। और यहाँ पे जो बात करके है कि आपके
ऋषि जीव का अंदर ऋषि जीव का मीनिंग आचार्य चक्रपाणि ने नीलांडा हिरण की जीभ के समान बताया गया है। वहां पर कहने का मीनिंग लीलांडा जो हिरण है उसकी जीभ के समान इसका वर्ण हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, पुंडरीक कुष्ठ। पुंडरीक कुष्ठ के अंदर बता रखा है प्लास संकासम, प्लास के फल के समान इसके रहेगा। ये भी पूरे वॉल बॉडी रहता है, प्लास के फल के समान इसका टेक्सचर या वर्ण होता है। इसके अंदर रक्त पर्यंता नहीं, रक्त के समान होगा, दहा रहेगा। और शुक्ल रक्त अवबासनी, शुक्ल वर्ण का होगा, रक्त वर्ण का होगा, अवबासा लेवे, रक्त राजी सिरा संतो, रक्त के समान इसकी राजी रहेगी, रीजा सिरा संतो के समान रहेगा। इसका डायग्राम नेक्स्ट देखें तो पुंडरीक के फल के समान आपके फूल का डायग्राम बना रखा है। छोटे छोटे से बहुत सारे इसके अंदर लेसन पाए जाएंगे। ये आपकी जिस प्रकार से गमोरी के समान जैसे दिखने में होता है उस प्रकार के आपकी एलिवेशन रहेगा बॉडी के अंदर, थोड़ा कर्कश रहेगा। लेकिन नेक्स्ट उसके बाद सिद्धम कोष्ठ। सिद्धम कोष्ठ के अंदर लिख रखा पुरुष अरुणानी, पुरुष वर्ण का अरुणानी, विशीर्ण बहिस्तनु अंत्य स्निग्धानी, अंदर की तरफ स्निग्ध वर्ण का रहेगा। सिद्धम कोष्ठ का इंपोर्टेंट बहुत है। अलाबू पुष्प संकासनी, तो मैंने अभी बोला कि अलाबू के पुष्प के समान रहेगा, यानी व्हाइटिश कलर का रहेगा। और व्हाइटिश कलर के अंदर एक और डिजीज आपके सूत्र भी रहती है, दोनों के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस जरूरी है। इसलिए आचार्य चरक इसके अंदर चिकित्सा स्थान के अंदर बताते हैं ये तो रजो ग्रष्टम विमुंचित है, मतलब जैसे घिसने पे रज के समान उसका विमुंचन होता है। अलाबू पुष्प वर्ण प्रायंच उर्सी, और जनरली ये प्राय उर्स पार्ट के अंदर ज्यादा पाया जाता है। यानी कहने का मीनिंग है चेस्ट के ऊपर होगा या हैंड के ऊपर होगा। जनरली इसकी साइड जो नॉर्मली पाई जाती है चेस्ट और हैंड होती है, और बैक साइड के अंदर ऊपर पार्ट इसके ऊपर ये पाया जाएगा। अलग वेदना, इसमें वेदना बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके डायग्राम देखें। पहला जो डायग्राम है वो अलाबू पुष्प का है। बाकी 3 डायग्राम जो है वो तीनों ओपीडी के पेशेंट के हैं। जब मैं एनआई के अंदर पीजी कर रहा उस समय के पेशेंटों के हैं तीनों डायग्राम। हाथ के ऊपर बहुत अच्छे से है, और बाकी जो एक के पीठ के ऊपर बता रखा है, एक के ऊपर आपके नेक्स्ट थर्ड सेकंड नंबर डायग्राम वो एब्डोमेन का, चेस्ट का भी बता रखा है। लास्ट जो कुष्ठ है महाकुष्ठ के अंदर काकनक कुष्ठ। काकनक कुष्ठ के अंदर बात है असाध्य कुष्ठ है, त्रिदोषज है। और इसी के अंदर जो एक बात करते हैं कि पाप कर्म के द्वारा कौन कौन से डिजीज होती है, उसके अंदर कुष्ठ का भी नाम आता है। उधर आपके उधर रोग को भी पाप कर्म के द्वारा बताया गया, और अपस्मार को भी बताया गया, उन्माद अपस्मार को, कि पाप कर्म की वजह से एक डिजीज होती है। आपका पाप कर्म में भी कौन सा कुष्ठ पाप कर्म के बारे में अलग से लिख रखा है, पापेश। काकनक कुष्ठ को पाप कर्म के, यानी इसके पाप कर्म के उसके कर्मज व्याधि के अंदर इसको माना गया है। एक जो कुष्ठ ये कर्मज कुष्ठ है उसके अनुसार काकनक जो कुष्ठ है उसका भेद वो आ जाता है इसके अंदर। और त्रिदोषज यानी जितने भी अपने कुष्ठ पड़े उन सभी के लिंग के साथ समन्वित होगा। काकनिकता के समान, काकनिकता यानी गुंजा या रति के समान इसका वर्ण होगा, रक्त वर्ण की। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसका वर्णन दे रखा है, इस प्रकार से उसका वर्ण रहेगा। एक स्टोमच सेल कार्सिनोमा, ये जितने भी कार्सिनोमा हो उसको इसके अंदर आप डायग्नोस कर सकते हैं, असाध्य हो जाते हैं इस वजह से। नेक्स्ट उसके बाद शूद्रकुष्ठ। जल्दी से इनके पार्ट को खत्म करके उसके बाद क्लिनिकल स्टडी जो इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए वो आपको पढ़ाते हैं। शूद्रकुष्ठ के अंदर आपके सबसे पहला एक कुष्ठ, नेक्स्ट स्लाइड। ये कप डोमिनेंट जितने भी दोस्त है वो डोमिनेंट बता रहे हैं। सबसे पहले बता रखा है आपका एक कुष्ठ। एक कुष्ठ का कोटेशन आता है असंवेदनम महा वास्तु येन मत्स्य सकलोपन, यानी मछली के सल्क के समान उसका होगा, तद एक कुष्ठम भवेद। अब मछली के सल्क के समान होगा, इसके अंदर स्केलिंग ज्यादा पाई जाएगी। दूसरा असंवेदनम महावास्तु, एक आता है एक कुष्ठ आता है, एक आता है आपका मंडल कुष्ठ। इन दोनों के अंदर देखने में ये प्रॉब्लम आती है, एक कुष्ठ मंडल कुष्ठ के अंदर वहां पर संवेदन पाया जाता है, इसके अंदर असंवेदनम। और इसका अंदर असंवेदन करने का ये होता है कि जब आपके पास पेशेंट आए आपको इसके अंदर टिश्यू पेपर टेस्ट किया जाता है। एक टिश्यू पेपर टेस्ट में क्या है कि पेशेंट को एक बंद कमरे में बैठा दिया जाता है और टिश्यू उसको दे दिया जाता है, उसके लिसन पे वो टिश्यू को रखता है। वो बाकी बॉडी पर यदि उसका पसीना आएगा बट उस लिसन में पसीना नहीं आएगा, वो जो टिश्यू है आपको पसीने से वेट नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ वो आपका एक कुष्ठ है। आपका उसको डिफरेंशियल डायग्नोस करने से के लिए कि किस प्रकार से बाकी कुष्ठ से अलग है। एक कुष्ठ महावास्तु येन मत्स्य सकलोपम, इसकी साइड जो होगी स्काल्प के समान रहेगा, पूरी वॉल बॉडी के अंदर ही पाई जाता है, और इसके अंदर जनरली वात और कफ डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट एक डायग्राम आपको बता रखे हैं दोनों साइड में, एक पेशेंट का डायग्राम है, दूसरा
मछली के सल्के का डायग्राम है। पहला वाला जो पेशेंट का डायग्राम है, जनरली इसको वातज कुष्ठ के अंदर भी डिनोट किया जा सकता है, वातज कुष्ठ भी है जो डायग्राम है, लेकिन बट इसके अंदर स्केलिंग भी पाएगी, इसलिए इसको वात और कपच कुष्ठ मान के एक कुष्ठ बोला गया। नेक्स्ट चर्मा के बहेलम अस्थि चर्मवत, यानी हाथी की जैसी मोटी चर्मी के चर्म के समान हो जाता है। और डायग्राम पेशेंट का आप देखेंगे तो इसके अंदर वर्ण एक व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है और मोटी मोटी गाढ़ी। आप जस्ट लिसन को इसलिए कहता हूँ कि फिजिकल पेशेंट का प्रेजेंट होना जरूरी क्यों होता है, जैसे ही आप इसको टच करते हैं पेशेंट की स्किन को, बहुत ज्यादा हार्ड नेचर की स्किन रहती है, मोटी स्किन वहां पर लिसन की रहेगी, और उसके अंदर ज्यादा सिग्रेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, ओनली स्केलिंग लेयर उतरती रहेगी, और लेयर खूब उतरने के बावजूद भी उसी प्रकार की वो पाई जाएगी लिसन। वात कपच डोमिनेंट है ये भी। नेक्स्ट है उसके बाद किटीब। किटीब के अंदर स्याव किन खर स्पर्शम पुरुषम किटीबम विस्मम, स्यावन का स्पर्श करने पर किन या खर के समान स्पर्श, यानी बहुत ज्यादा वो आपके हार्ड नेचर का रहेगा, प्रिकिंग पेन जैसा आपको महसूस होगा, इस प्रकार की स्पर्श रहेगा। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर जैसे आप डायग्राम देखेंगे पेशेंटों के, तो उससे और रहेगा कि जो पहला पेशेंट का डायग्राम है उसके अंदर एब्डोमेन पर खूब सारे लिसन थे और वॉल बॉडी थे, बट एब्डोमेन पर ज्यादा क्वांटिटी में थे। और जैसे ही इसको एक एक लिसन को यदि अपने हाथ से, जैसे किन किन मतलब छोटे छोटे हैं, उनके ऊपर जैसे टच करते हैं तो खर के समान स्पर्श रहता है, किन खर पर स्पर्शतम किटीबम। सेकंड के अंदर उसके लोअर आपके लेग के है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में उसके ज्यादा था, उसके पेशेंट का डायग्राम है किटीबम। नेक्स्ट है उसके बाद वेपादिक। विपादिका वेपादिकम पाणिपाद स्फुटनम तीव्र वेदम, ये मेरा थीसिस का टॉपिक था। बहुत प्लांटर मॉडर्न के अंदर इसको प्लांटर पार में सोरेसिस से कोरिलेट करते हैं। मॉडर्न के अंदर जब पेशेंट जनरली अपने को लगता है कि हाथ और पैर का फटना एक नॉर्मल कंडीशन है, बट जो नॉर्मल आप देखते हैं हाथ और पैर का फटना एक स्पेसिफिक शरद ऋतु के अंदर या शीत ऋतु के अंदर, वो आपके वात त्वचागत वात का सिम्टम है। जबकि जिसको कंटिन्यू रहता है इसका हाथ और पैर का फटना और बहुत ज्यादा पेन, सीवियर पेन रहता है, पेशेंट से चला भी नहीं जाता वो, और लिखा भी काम, हाथ से काम भी नहीं कर सकता, वो आपके वेपदिका है। क्योंकि त्वचागत वात चरम और पाददारी, एक पाददारी भी डिजीज है, वो भी इससे मिलती है, बट वो फिक्स डिजीज जो रहती है वो बाकी डिजीज, पाददारी और त्वचागत वात वो स्पेसिफिक क्लाइमेट के अंदर वो ज्यादा बढ़ेगी, जबकि वेपादिका किसी भी मौसम के अंदर या किसी भी ऋतु के अंदर हमेशा रहेगी पेशेंट में। और प्लांट पार में सोरियासिस से इसको कोलेट करते हैं, बाकी को नहीं करते। इसके डायग्राम बता रखे दोनों के अंदर पैरों के अंदर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्केलिंग रहती है, क्रैकिंग है, क्रैकिंग और इचिंग बहुत ज्यादा पेशेंट की रहती है। आचार्य वाघवट इसके अंदर रेडनेस या कंडू भी बता रखा उन्होंने, कंडू को भी प्राधान्यता यहाँ पे उन्होंने बता रखी। नेक्स्ट स्लाइड। अल्सक। अल्सक के अंदर लिखा कड्डुम अधि सर अगस्त गंडे अल्सकम चितम, कंडू ज्यादा है, राग इसके अंदर यानी लालिमा इसके अंदर ज्यादा रहेगी। अब कंडू ज्यादा है यानी वाइस के अंदर सर आगस्ट है, लालिमा उसके साथ यदि प्रेजेंट रहता है उसको अल्सकम चिदम, अल्सक यानी किसी प्रकार का एलिवेशन। इसके एक इंपॉर्टेंट ये बात और है, इसके अंदर एलिवेशन नहीं पाया जाता है, रेड रेड कलर पूरी बॉडी में दिखेगा और उसके अंदर इचिंग रहेगी और राग रेडनेस ज्यादा रहेगा, बट उसके अंदर एलिवेशन एब्सेंट रहेगा। इसका इंपॉर्टेंट ये है, रेड पीपल जैसे दिखेगा, बिल्कुल एलिवेशन नगर नहीं रहेगा, ये अल्सक के अंदर आता है। उसके बाद दद्रू। नेक्स्ट दद्रु के अंदर स कंडू राग पीडगम दद्रु मंडलम उद्गतम, दद्रु को आचार्य सुश्रुत महाकुष्ठ के अंदर वहां पर बताते हैं, जबकि आचार्य चरक शूद्र कुष्ठ में बता रहेगा, क्योंकि आचार्य सुश्रुत मंडल कुष्ठ को महाकुष्ठ में नहीं बताते, वो क्या करते हैं दद्रु कुष्ठ को महाकुष्ठ बोल दिया है, और जो मंडल कुष्ठ के अंदर सर्कुलर लीसन है वैसे ही वो आचार्य सुश्रुत वहां पर बोल देते हैं। और जनरली जनरल फिनोमिना के अंदर, जनरल प्रैक्टिस के अंदर इनको आप फंगल इन्फेक्शन से ले सकते हैं, जितने भी आपके इन्फेक्शन वाले पेशेंट आते हैं। और जनरल इसकी साइड जो होती है वहां उस साइड पे ज्यादा होता है जहाँ पे स्वीटिंग वाली साइड पे ज्यादा है, इंग्वाइनल रीजन हो गया या बटक्स हो गया, एक्सिलरी रीजन के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है, कुछ पेशेंट के मुख पे भी पाया जाता है। और इसके अंदर ट्रीटमेंट बहुत मॉडर्न के अंदर क्या देते हैं एंटी फंगल उसके, लेकिन वो वापस रिकरेंस होता है, बट आयुर्वेद के अंदर कंप्लीटली क्योर होता है, वापस रिकरेंस नहीं होता। और हमारे पेशेंट ओपीडी के अंदर जब थे प्रैक्टिस के अंदर 60% पेशेंट ओनली ददरू के रहते थे, 100 के ओपीडी के अंदर 60% पेशेंट जो हमेशा ददरू का आते थे और बिल्कुल क्योर होते थे, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता था उसका। नेक्स्ट उसके बाद चरम दल।
स कंडु स स्फोटम स रुक दलती चापी यत चरम दलम आख्यातम स स्पर्श सम उचित। चरम दल के अंदर क्या होगा, कंडू बहुत ज्यादा है, स्पोर्ट भी है, बट स्पर्श को वो सहन नहीं कर सकती। इतना ज्यादा कंडू होगा कि उसको जलन इतनी ज्यादा कंडू करने के ब्लेड हो जाएगा कि पूरी स्किन स्किन उतर जाएगा। रेड जो ब्लड लेयर है, अपर लेयर खत्म होने की वजह से उसको स्पर्श जो है वो सहन नहीं होता। जैसे वो स्पर्श करेगा उसको बहुत ज्यादा सीवियर आपका कंडू रहेगा और जलन बहुत ज्यादा उत्पन्न रहती है चर्म दल में। इस बात पामा, नेक्स्ट स्लाइड। पामा के अंदर पामा श्वेत अरुण सेवा कंडुला पीडिका स्पर्शम। पामा को कोलेट करते हैं मॉडर्न के अंदर, इसके बीच से कोलेट किया जाता है और इसके बीच के द्वारा इसके अंदर किया ये भी एक प्रकार से इस जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा क्या हाथों के अंदर जो फिंगर्स है, फिंगर के ऊपर छोटी छोटी बिल्कुल बारीक श्याव वन की और अरुण वन की जो श्वेत अरुण वन की पीड़िका होती है बिल्कुल बारीक, जैसे अंदर उसको इचिंग करेंगे वहां से वाटरी सिक्रेशन उत्पन्न होता है और वो जहां जब पानी लगेगा वहां पर नई पीड़िका को उत्पन्न करता है। ये इसके बीच है फार्मा आपका। और छोटी छोटी पीड़िकाएं उत्पन्न होती है और इचिंग करती है। और जनरली इसके अंदर इचिंग हमेशा नाइट के अंदर ज्यादा पाई जाती है। नाइट के अंदर उसकी कृमि की ज्यादा उत्पन्न सीवियरिटी वजह से। नेक्स्ट उसके बाद विस्फोट। विस्फोटा शुद्ध बहुत अच्छी बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट मॉडर्न के अंदर बिल्कुल नहीं है। इसका एक केस स्टडी मैं आज प्रेजेंट करूंगा, एक बहुत अच्छा केस है ये। विस्फोटा श्वेता श्वेत अरुण वासो विस्फोटा संयुक्त तनु त्वचा। इसके अंदर त्वचा जो है बिल्कुल तनु हो जाती है और इसके अंदर जो विस्फोट होंगे बड़े बड़े आपके लिखे रहेंगे, उसकी जो त्वचा इतनी पतली रहेगी उसमें से पानी जैसा सिक्रेशन होता है। श्वेत वन का अरुण वन का भी रहता है। दूसरा इसके अंदर इतनी फाउल स्मेल आती है कि पेशेंट यदि आपके पास आएंगे तो आप उसके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इसकी बैड स्मेल रहती है। और मॉडर्न के अंदर इसको कोलेट किया जाता है पेम्पिगियस वल्गेरिस के द्वारा विस्फोट को। बहुत अच्छे केस है पेम्पिगियस वल्गेरिस के, ठीक भी होते हैं आयुर्वेद के अंदर बिल्कुल ठीक होते हैं, मॉडर्न के अंदर बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। स्टोर चलता है, स्टोर के और डोज होती रहे, लास्ट के अंदर उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस डिजीज का। नेक्स्ट उसके बाद सतारू। रक्तम श्यावम सदाह अर्थी सतारू स्याद बहुवर्णम। अलग अलग बहुत प्रकार के वन का, रक्त वन का, और इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत वाटी सिक्रेशन इसके अंदर ज्यादा रहेगा। कपज और इसके अंदर इचिंग ज्यादा होने के अलग अलग वन के, बहुत ज्यादा वन के, रक्त वन श्याव वन के अलग अलग वन के, वो वन के वहां पर वन बन जाते हैं, उसको सतारू बोला गया है। और जनरली ये क्या है लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर पाया जाता है, दोनों पैरों के अंदर ऊपर ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद विचर्चिका, जिसको मॉडर्न में एक्जिमा से कोरिलेट करते हैं। स कंडू पीठिका स्यावा बहु स्त्रावा विचर्जिका। यहाँ पर बहु स्त्रावा विचर्जिका बोला है, इनमें बहुत ज्यादा सिक्रेशन रहेगा। बट कुछ विचर्जिका पेशेंट ऐसे भी होंगे जो सिक्रेशन स्टार्टिंग में होता है, बट वो मॉडर्न मेडिसिन स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, सिक्रेशन रुक जाता है। आपके पास जब पेशेंट आता है उसमें उसके पास सिक्रेशन नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के पेशेंट में पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट की जब हिस्ट्री लेंगे तब उसको ज्यादा अच्छे से रहेगा कि वो इसके अंदर आपको पूछना होगा जब आपकी डिजीज ये अपेयर हुई तब छोटी छोटी पीड़िकाएं होके इचिंग होके उनमें से कुछ पानी जैसा वाटर निकलता था क्या। यदि पेशेंट बोलेगा यस, तो आपका डायग्नोसिस जाएगा वहां पे विचर्चिका की तरफ। क्योंकि पेशेंट आयुर्वेद के अंदर काफी लॉन्ग टाइम बाद आता है, जरूरी नहीं हो जिस समय आए उस समय उसका सिक्रेशन हो रहा हो। सिक्रेशन होते हुए आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, विचर्चिका आप डायग्नोस कर लेंगे इजीली। बट सिक्रेशन नहीं होते हुए आ रहा है, लोअर एक्सट्रीमिटीज, और जनरली ये विचर्चिका हमेशा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है आपके। 90% पेशेंट ऐसा आएंगे जो दोनों पैरों के अंदर होगी या दोनों हाथों के अंदर होगी, एक एक्सट्रीमिटीज के अंदर या एक पार्ट के अंदर नहीं होगी, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है ये विचर्चिका एक सिम्टम की खास डिजीज की। और इसका मॉडर्न के अंदर इसको एक्जिमा से कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद सादी असाध्यता लास्ट। तत्र साध्यता असाध्यता न अतिवर्तनते। यदि साध्य रोग है वो यदि अपनी असाध्यता को अतिवर्तित नहीं करते तो वो तो साध्य है, यदि वो साध्यता को कंप्लीट नहीं करते तो वो असाध्य के अंदर चले जाते हैं। और असाध्य के अंदर आपके काकनक कुष्ठ को असाध्य बोला गया है। नेक्स्ट उसके बाद ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है इसके डिजीज का। नेक्स्ट अब क्लिनिकल स्टडी वाला लेते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल स्टडी वाली स्लाइड ओपन कर दीजिए। सबसे पहले सोरेसिस वाला।
ये केस स्टडी एक है। ये केस बहुत अच्छा केस था जब मेरे पास आया था ओपीडी के अंदर, और उस समय सौभाग्य था कि इस केस को हैंडल करने का मुझे मिला। जब ये केस आया था उसके साथ एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी था, अभी बताते हैं। ये केस स्टडी ऑन सोरेसिस द इक्लिप्स ऑफ ब्यूटी। आयुर्वेद की क्या ब्यूटी है आप देखेंगे। हिस्ट्री सबसे पहले पेशेंट की, एज, और इसी केस स्टडी को मैंने प्रेजेंट किया था सौंदर्य वेबिनार के अंदर, एक संवाद के अंदर। वहां पर मेरे बेस्ट पेपर का अवार्ड भी इस पर मिल चुका है इसी केस स्टडी के ऊपर। हिस्ट्री 21 ईयर ओल्ड पेशेंट है, एक मेल, अनमेरिड है। उसके पूरी होल बॉडी के अंदर रेडिश कलर के स्केली लिसन पाए गए थे पिछले लास्ट 5 साल से। वो ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, बीच में सबसाइड हो जाते, थोड़े दिन बाद जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट छोड़ते वापस शरीर के अंदर प्रेजेंट हो जाते। स्वेलिंग हो गई, और स्टेरॉइड का ज्यादा सेवन करने की वजह से उसके अंदर जॉइंट का पेन भी, मल्टीपल जॉइंट पेन शुरू हो गया था। स्वेलिंग प्रेजेंट बहुत लैक, दोनों पैरों के अंदर उसकी अच्छी स्वेलिंग थी, मल्टीपल जॉइंट पेन था डिप, और मल्टीपल जॉइंट पेन और स्वेलिंग ज्यादा होने की वजह से वो डिफिकल्टी इन वॉकिंग या सिटिंग। जब पेशेंट को लाया गया तो उसकी फैमिली दोनों तरफ से उसको हाथ से पकड़ के ओपीडी के अंदर लाई। 21 ईयर ओल्ड ओनली, 20 ईयर एज के अंदर यदि आप जनरली देखें तो बहुत बिल्कुल यंग है। यदि उसको दोनों तरफ से हाथ से पकड़ ला के आते हैं बिल्कुल यंग, तो उसकी सीवियरिटी आप डिजीज की मान सकते हैं कितनी ज्यादा सीवियर कंडीशन में रहेगा। अब दोस्त है, जनरली बोला गया था कि सभी व्याधि जितने भी कुष्ठ है वो सारे के सारे त्रिदोषज है। और बट बात करते हैं, जब आप सॉरी से एक कुष्ठ की बात करते हैं, एक कुष्ठ के अंदर मैंने इसको डायग्नोस किया था, तो वो वात पित्त डोमिनेंट हो जाता है, वात पित्त डोमिनेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल कॉस्मेटिक। और इसकी वजह से अब दूसरा क्या हुआ, पेशेंट की डिजीज की वजह से वो क्या करता है, उसके अंदर जितने भी कॉलेज की जो क्लासेज है वहां पर उसने बंद कर दिया, तो अदर एक्टिविटीज, वो उसको सिंगिंग और डांसिंग और जिम का शौक था, वो उसने सब कुछ खत्म बंद कर दिया, और एक कमरे के अंदर बिल्कुल डिप्रेस टाइप रहने लग गया। अब उस पास्ट हिस्ट्री की बात करें, इस पेशेंट की 21 ईयर की ओल्ड की एज के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, पास्ट हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी उसके तीन आपके सर्जिकल ट्रीटमेंट उन्होंने ले रखे थे। टॉन्सिलेक्टोमी करा रखी थी उसने 2002 के अंदर, अपेंडेक्टोमी करा रखी 2005 के अंदर, पाइनोड नीडल साइनस की सर्जरी उसने करा रखी 2014 के अंदर, 2014 के अंदर। फैमिली के अंदर किसी को इस प्रकार की कोई हिस्ट्री नहीं थी। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है वो अपर सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो इसके पूरी फैमिली के अंदर 6 एलोपैथिक मॉडर्न डॉक्टर थे, उन्होंने उसको ट्रीट किया, खूब ट्रीटमेंट दिया, ठीक नहीं हो गया। जिसमें वो पेशेंट आया उसकी जस्ट 2 महीने बाद सिस्टर की शादी थी, तो एक वो चैलेंजिंग भी था कि 2 महीने के अंदर इसको ठीक करना है, क्योंकि उसकी सिस्टर की शादी है, नहीं तो वो शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। तो अब जिस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पेशेंट जो है पहला है उसका चेहरे को थोड़ा वो करेगा, देखेंगे बिल्कुल उसका हाथ से कपड़े भी उसको घर वाले उसका शर्ट उतार रहे थे, तो उसका हाथ और पैन के अंदर इतने ज्यादा सीवियर है, क्योंकि जब सोरेसिस जो होती है वो ज्यादा लॉन्ग टाइम के बाद या ज्यादा स्टेरॉइड की सेवन के बाद आपके सोरेटिक अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। और मॉडर्न मेडिसाइंस ये कहती है सोरेटिक अर्थराइटिस में कन्वर्ट होने के बाद सोरेसिस अनक्यूरेबल है, क्यूरेबल है ही नहीं उनके पास। अब इस कंडीशन में जब आया था उसकी कम एज के अंदर सोरेटिक अर्थराइटिस के भी सिम्टम आ चुके थे, उसके अंदर स्वेलिंग थी दोनों पैरों के अंदर, एक पैर का फोटो बता रहा आपको, उसके अंदर स्वेलिंग ज्यादा है उसके। नेक्स्ट स्लाइड इसके बाद, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर 2 वीडियो है, एक बार वो वीडियो प्ले कर दीजिए जो मैंने आपको भेजा था। रजत जी वीडियो प्ले कर दीजिए एक बार। इसका एक मम्मी, ये वीडियो बना के इसकी मम्मी ने ही घर से वहां से भेजा था कि इसकी इतनी कंडीशन है जो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और जब वीडियो इन्होंने बताया था कि उनको बताया कि जो एक ही जगह पे पूरे दिन लेटा रहता है और पूरी स्किलिंग इसकी चमड़ी की उतरती रहती है, डेली की एक सफाई करते हैं, झाड़ू निकालते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी स्किन का वो हो जाता है, स्किलिंग होती है। सेकंड वीडियो चलाइए, दूसरा वाला, ये नहीं, ये आप स्किलिंग देखिए इसकी चमड़ी की, इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्किलिंग उसके पेशेंट की है।
और डेली इसकी चमड़ी स्केलिंग उतार के व्हाइटिश कलर की, और डेली ये बेड पे भी पड़ी रहती थी स्केलिंग, खुद का मन ही नहीं, क्योंकि सीवियर जॉइंट पेन वजह से, आर्थराइटिस वजह से वो खुद ही उठ नहीं पाता था, तो वहीं बेड पर ही पड़ा रहता पूरे दिन। चलो ठीक है, स्टॉप कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जब पेशेंट पहली बार जब आया था, तो शुरुआत के पहले दिन इसको जिस कंडीशन थी, कोई भी संशोधन चिकित्सा नहीं शुरू कर सकते थे, क्योंकि जिस कंडीशन में आता है उस समय पहले सबसे पहले हमेशा दिमाग में रखना है इसको समन चिकित्सा देनी है, जिससे पेशेंट के एक दो सिम्टम के अंदर समन कुछ शांति रहेगी, तो पेशेंट आपके संशोधन चिकित्सा के लिए यस करेगा। अब ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले मैंने उसको पुनर्नवाष्टक खुआ दिया था, साथ में केसर गोगलू के साथ एम्प्टी स्टोमक। सेकेंड, उसको मधुष्टि चूर्ण का नोकल एप्लीकेशन शुरू किया था घी के साथ मिला के अर्ली मॉर्निंग, और अल्टरनेट डे मैंने उसके साथ शुरू किया था कर्ड विथ एरेंट ऑयल, दही को एरेंट ऑयल के साथ मिला के, एक दिन तो मधुष्टि विथ कृत, एक दिन उसको एरेंट तेल विथ दही। तीसरा, उसकी चिकित्सा के अंदर संबंध चिकित्सा में महातिक गर्द का जो आपका वर्णन बता रखा है कि कुछ अध्याय के अंदर, साथ में मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल मानसिक विचारों को कम करने के शांति के लिए सबसे बेस्ट औषध बता रहे कि शतावरी के रूप में, तो मैंने शतावरी चूर्ण शुरू किया, उसके साथ गोदंती और गोक्षुर। गोक्षुर इसलिए कि स्वेलिंग थी, तो डायरियोटिक पर्पज से उसको थोड़ा कम डोज के अंदर शुरू किया। पुनर्नवाष्टक ऑलरेडी डायरियोटिक नेचर का था, इस पर ये मेडिसिन शुरू की। नेक्स्ट स्लाइड। साथ में इसको शुरू किया था अभिपित्त के चूर्ण प्लस टैबलेट सोरोकोड। अब अभिपित्त के चूर्ण आप क्या आपके पित्त के संबंध के लिए, और टैबलेट सोरोकोड सोरेटिक अर्थराइटिस के लिए कोटेकल का बहुत अच्छी मेडिसिन टैबलेट थी, और हमेशा मुझे इसका हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था सोरेटिक अर्थराइटिस के केस में, तो उसको मैंने स्टार्ट किया था। लास्ट था जीवनत्यादि एमकम। जीवनत्यादि एमकम फॉर नोकल एप्लीकेशन, और नाइट के अंदर नोकल एप्लीकेशन, जिससे स्केलिंग इसकी कम हो जाए बिल्कुल। रजय जी इसकी आंसर, हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड इसके बाद, और नेक्स्ट कर दीजिए। ये इसके एप्लीकेशन पैड है जो मैंने उसके अंदर शुरुआत में दिए थे। तो आफ्टर फर्स्ट विजिट की बात करें, आफ्टर फर्स्ट विजिट इन फर्स्ट ट्रीटमेंट, पेशेंट हैव रिलीफ इन स्वेलिंग। पहली विजिट के बाद मैंने 10 दिन का इसको ट्रीटमेंट दिया था नॉर्मल, या 10 दिन बाद इसके बारे में सोचेंगे आगे क्या करना नहीं। तो उसकी 10 दिन की मेडिसिन की वजह से उसकी स्वेलिंग काफी कम हो गई थी आराम से। जब सेकंड बार आया तब उसको किसी की हेल्प की वजह से चलने में हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद आके आराम से बैठ चुका था। बट जो इसकी स्केलिंग हो रही थी इस लेसन से वो कम नहीं हुई थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला था कि बहुत जल्दी खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। देन आई, ये सेकंड विजिट की पिक्चर है, आप देखेंगे तो खुद आके बेटा शर्ट इसने खुद नहीं ओपन किया था, बट उसके लेसन देखेंगे तो बहुत ज्यादा मल्टीपल लेसन है, उसकी ट्रीटमेंट अभी भी जरूरी था। नेक्स्ट, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड। सो इन सेकंड विजिट ट्रीटमेंट फॉर द मोर रिलीफ एडवाइस, विरेचन क्रम मैंने एडवाइस किया था। सोरेसिस जो पेशेंट आते हैं, दो प्रकार के पेशेंट आते हैं, आपको ऋतु के अनुसार उसको देखना है कि कौन से ऋतु के अंदर आपको कौन सा क्रम कराना है। यदि आपका पेशेंट शरद ऋतु के अंदर या ग्रीष्म ऋतु के बाद इसका सोरेसिस बढ़ता है, तब आपको विरेचन क्रम हमेशा एडवाइस रखना है। यदि आपका शीत ऋतु के अंदर उसकी सोरेसिस बढ़ती है, तो आपको हमेशा वमन क्रम उसको एडवाइस के रूप में देना है, क्योंकि दोष प्राधानिक वसंत, क्योंकि कब की वजह से आपकी हो सकता है कि वो कब की वजह से बढ़ रहा है, या फिर आपका पित्त की वजह से बढ़ रहा है, उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट प्लान करना है पंचकर्म में, और ऋतु कौन सी उसका देखे। मेडिसिन यूज फॉर विरेचन क्रम, मैंने दीपन पाचन के रूप में उसको पंचकोल चूर्ण दिया। स्तन्यपान उसको महातित गर्भ से शुरू किया, 40 ml डोज से शुरू करके 240 ml डोज तक लेके गए, रेस्पेक्टिवली बढ़ाते हुए 40 की रेशो से 80, 120, 160, 200, 240। निराग्नि इसको स्वेदन दिया गया स्तन्यपान के बाद। उसके बाद विरेचन मेडिसिन जिसको मैंने दी थी त्रिवृत अवले 80 ग्राम के डोज में, और संसमन जो क्रम था, संसर्जन क्रम था, वो अकॉर्डिंग टू परवर शुद्धि, क्योंकि 27 वेग उसके आ चुके थे विरेचन के, तो परवर शुद्धि के अनुसार उसका संसर्जन करवाया। आफ्टर ट्रीटमेंट, नेक्स्ट स्लाइड। ट्रीटमेंट प्लान आफ्टर विरेचन,
सेम ट्रीटमेंट जो मैंने फर्स्ट विजिट के अंदर दिया था वही ट्रीटमेंट उसको लगे तो वापस शुरू किया। आफ्टर 2 मंथ और कंप्लीटेड 2 महीने के उसके पूरे ट्रीटमेंट के बाद क्या हो गया, पेशेंट हैव नो कंप्लेंट ऑफ जॉइंट पेन। जॉइंट पेन उसके अंदर खत्म हो चुका था, स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी, रेडिश कलर के लीसन जो है बॉडी से अपेयर नहीं थे, स्केलिंग टोटली एब्सेंट थी। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखेंगे पेशेंट की, तो ये आप देखिए बिल्कुल टोटली लीसन इसके अंदर एब्सेंट है, ओनली लीसन है। 2 महीने के बाद की ये फोटो है वैसे पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू करने के जस्ट 2 महीने आफ्टर 2 मंथ। नेक्स्ट स्लाइड। और पहले की फोटो देखेंगे आप कि बहुत ज्यादा उसके लीसन था, बहुत ज्यादा स्केलिंग थी। अब बात करते हैं डिस्कशन। नेक्स्ट स्लाइड। डिस्कशन के अंदर है कि मैंने ये मेडिसिन चूज करने के पीछे क्या पर्पज था वो इसके बारे में बात करते हैं। पुनर्नवाष्टक वात वृक्क है, पित्त विरेचक, पित्त विरेचक होता है और पित्त आधिक्य की वजह से ये बीमारी थी उसमें। शोथग्न है, स्रोतोशोधक भी पुनर्नवाष्टक वात है, स्रोतो अवरोध की वजह से भी हो सकते हैं और स्रोतोशोधक शोधनाशक होने की वजह से पुनर्नवाष्टक वात का मैंने उपयोग किया। केशर गुगलू हमेशा पित्त सामक की तरह काम करते हैं, इसलिए मैंने केशर गुगलू को वहां पर इंडिकेट के रूप में यूज किया। मधुष्टि चूर्ण वात पित्त सामक होने की वजह से और त्वचे अग्रे के अंदर बात करेंगे आप तो मधुष्टि के बारे में लिख रखा है कि चक्षु से त्वचे वर्णीय, यानी त्वचा के ऊपर काम कर रहा है, वर्णीय भी है। स्थूल्य हर, शोथ हर के रूप में भी काम करती है मधुष्टि, इसलिए इसका नोकल एप्लीकेशन के रूप में काम किया। घी का एप्लीकेशन इसलिए किया कि ड्राइनेस को खत्म करने की, स्केलिंग ज्यादा होने की वजह से ड्राइनेस हो रही है, दूसरा इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी ज्यादा घी की सबसे अच्छी होती है। उसके बाद नेक्स्ट कर्ड विथ एरंड ऑयल इज एक्सटर्नल एप्लीकेशन रिमूव स्किलिंग ड्राइनेस ऑफ स्किन ड्यू टू स्निग्ध प्रॉपर्टी, इन दोनों अपनी स्निग्ध प्रॉपर्टी की वजह से स्किलिंग को या ड्राइनेस को कम करने के लिए इसका उपयोग किया था। महातिक गर्त वातपित्त सामक है, शोधनार्थ है और कुष्ठग्न होने की वजह से इसको उपयोग में लिया गया। नेक्स्ट स्लाइड। शतावरी का प्रयोग वात, नेक्स्ट स्लाइड। शतावरी वातपित्त सामक रसायन होने की वजह से शतावरी को रसायन के अंदर भी वर्णन करेगा एंड यूजफुल और त्वक विकारों के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल होने की वजह से शतावरी का उपयोग किया। गोदंती बसम पित्त सामक प्रॉपर्टी होने की वजह से गोकसूर का प्रयोग मैंने डायरियोटिक और सुतग्न होने की वजह से और रसायन होने की वजह से गोकसूर का प्रयोग किया। अपित्त चूर्ण जो है पित्त रेचक प्रॉपर्टी होने की वजह से यूजफुल इन त्वकगत विकार के अंदर उपयोग में लिया किया जाता है। टैबलेट सोरोकोडिड पेटेंट मेडिसिन ऑफ आयुर्वेदिक सलाह कोर्टिकल केस ऑफ मल्टीपल जॉइंट पेन विद सोरेसिस, मल्टीपल जॉइंट पेन है सोरेसिस के साथ, यानी सोरेसिस अर्थराइटिस के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है, इसलिए मैंने इसको उपयोग में लिया था। जीवत्यादि यमकम इज क्लासिकल मेडिसिन यूज इन कुष्ठ फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर रिमूव स्केलिंग एंड हीलिंग प्रॉपर्टी। जीवत्यादि यमकम की भी एक्सटर्नल हीलिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से एप्लीकेशन किया था। कंक्लूजन इसका लास्ट स्टडी इस प्रकार की मैंने की, बट लार्ज स्केल पे इसी प्रकार के यदि पेशेंट मिलते हैं और इसके अंदर ये सेम ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है तो इसके अंदर ये होता है कि आपका स्टडी का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो एक स्टेब्लिश होता है। तो आप भी अपनी यदि इस प्रकार के केस आते हैं तो आप उसके अंदर इस प्रकार का ट्रीटमेंट यूज करके उसका एक डाटा रख के आप इसका प्रोटोकॉल जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है वो उसको आप कितना स्टेबलाइज है वो आपको कर सकते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी मैंने लिया है विस्फोट केस की, जो पेम्पिकस वल्गरिस का केस था मॉडर्न के अनुसार। और इस मॉडर्न जो पेशेंट था उसको 48 mg का स्टेरॉइड शुरू हो गए थे, लास्ट के अंदर ये हो गया था इतनी सीवियर कंडीशन बाद जो पेशेंट है उसके अंदर फैमिली के अंदर भी एमबीबीएस डॉक्टर थे, एलोपैथिक डॉक्टर, उन्होंने फिर ये सोचा कि इस 48 mg के बाद हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तब उन्होंने रेफर किया था अपने आयुर्वेद में, खुद आए थे डॉक्टर साहब, वो खुद लेके आए थे अपने पैसे मम्मी मदर को। तो इसके अंदर शुरू किया था ट्रीटमेंट के अंदर बात देखें। हिस्ट्री है पेशेंट की जो 45 ईयर है, फीमेल पेशेंट थी, मैरिड थी। इनके बॉडी के अंदर क्या रेडियस ब्लैकिश कलर के स्केली वाटी सिक्रेशन ब्लिस्टर पूरी बॉडी के अंदर पाई गई थी पिछले 2 साल से, जब पेशेंट आए तब उस समय 2 साल से। और बहुत ज्यादा फॉल स्मेलिंग फ्रॉम द रिसन, बहुत ज्यादा इतनी स्मेलिंग बैड स्मेल थी कि जिस समय पेशेंट आए तो उसके अंदर पास की सराउंडिंग एरिया में कोई वहां पर बैठना पसंद किया, इस पर इतनी बैड स्मेलिंग के अंदर पेशेंट प्रेजेंट हुआ था। और बॉडी के अंदर हाथ और पैरों के अंदर बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी। अब त्रिदोषित व्याधि है बट इसके अंदर
पित्त और कफ डोमिनेंट प्रदानी होता है। विस्फोट के अंदर बात करेंगे तो पित्त का सारे कोष्ठ है, बट इसके अंदर पित्त और कफ डोमिनेंट था। अब इसकी वजह से बैड स्मेल और ब्यूटी शरीर के पूरे चेहरे पर भी थी, हाथ और पैरों में, पूरी बॉडी के ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहां पर ये प्रेजेंट नहीं हो। तो इसके अंदर क्या हो गया, ब्यूटी जो पार्ट कंसेप्ट रहता है, और लेडीज होने की वजह से, लेडीज वैसे ब्यूटी के प्रति, अपने बॉडी के प्रति सेंसिटिव होती है, कि ब्यूटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है वहां पे। तो उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने अंडर स्ट्रेस में आ गया कि बॉडी के अंदर चेहरा भी इतना बेकार हो रहा है, हाथ भी बेकार हो रहे हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन उनमें पाई गई। नेक्स्ट स्लाइड। फैमिली के अंदर पास्ट हिस्ट्री कुछ नहीं थी, इनकी फैमिली हिस्ट्री कुछ नहीं थी। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस जो हिस्ट्री है वो अपर फैमिली की थी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट और पिक्चर आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। पास्ट हिस्ट्री वाली हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर आप देखेंगे पेशेंट ने, मैंने ओनली हैंड के फोटो आपको दिखाए, तो बाकी जो मेरे पास पिक थे वो पेशेंट के चेहरे के थे, चेहरे पे भी था, इसलिए वो उसको नहीं आप बताया। हाथ के अंदर, इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लिस्टर वहां पर प्रेजेंट थे, और ब्लिस्टर के अंदर वाटर की सिक्रेशन और पस जैसा सिक्रेशन वहां पर होने की वजह से फॉल स्मेलिंग बहुत ज्यादा थी, स्वेलिंग भी इनके पेशेंट में बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसका ट्रीटमेंट जब आया था पेशेंट फर्स्ट विजिट में, क्या प्लान किया मैंने, सबसे पहले मैंने पुनर्वास्तविक क्वाथ शुरू किया, क्योंकि शोधक ने वही बता दिया, शोधक ने शोधनाशक है और डायरेटिक नेचर है। दूसरा केशर गुगलू का इसमें प्रयोग किया, साथ ही साथ मेदोहर गुगलू, मेदोहर गुगलू का वर्णन स्पॉट डिजीज के अंदर बता रखा है ट्रीटमेंट के अंदर आज बहुत सारे आचार्यों ने, तो इसलिए मेदोहर गुगलू स्पेसिफिक इसके अंदर मैंने अलग से लिखा है और अलग से इसको ट्रीटमेंट के रूप में दिया था। दूसरा, फॉल स्मेलिंग थी, इसको ऐसे कसाय द्रव्यों से इसका स्नान कराया गया या इसका परिमार्जन किया गया, जिसके कि उसके अंदर जल्दी कसाय द्रव्य वहां से उसको सिक्रेशन कम कर सकते हो, इस बैड स्मेलिंग को कम कर। तो पंचवल्गल क्वाथ का मैंने प्रयोग किया था वहां वॉशिंग के लिए, लिसन की वॉशिंग के लिए, और बॉडी को स्नान के रूप में उसका उपयोग करवाया था। तीसरा, मेडिसिन में हाथी गर्द शतावरी गोदंती गोक्षुर, वही मैंने कॉम्बिनेशन बना के रखा था इसमें भी। और इचिंग इसमें ज्यादा सीवियर कंडीशन थी, इसलिए औपतिकर चूर्ण और चंद्रकला रस जो है वो ट्रीटमेंट के रूप में इनको दिया था। नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर ट्रीटमेंट इन फर्स्ट विजिट पेशेंट हैव रिलीफ इन स्वेलिंग, स्वेलिंग के अंदर तो इसको वहाँ और पंचवल्गल क्वाथ की वजह से फॉल स्मेलिंग भी रही, वो थोड़ी कम हुई, बट इसके अंदर जो सिक्रेशन हो रहा था वो ब्लिस्टर का वो फॉर्मेशन और नए ब्लिस्टर बनना बहुत, वो एक ब्लिस्टर ठीक होता लेकिन नया दूसरा ब्लिस्टर तुरंत फॉर्मेशन हो जाता। तो कुछ विजिट के बाद, इनके कम से कम 5-6 विजिट के बाद हमने इसका विरेचन प्लान का सोचा, क्योंकि तो शुरुआत के अंदर पेशेंट का बल इतना नहीं था कि वो विरेचन करा सके। तो जब 5-6 विजिट के बाद जब इनका मैंने विरेचन क्रम का सोचा और विरेचन क्रम में उसी प्रकार से इनको दिया, सेम मेडिसिन अप्लाई की गई विरेचन क्रम में, जो अभी सोरेसिस पेशेंट के अंदर जो मैंने दी थी वही सेम मेडिसिन, वही दीपन पाचन के लिए पंचकोल चूर्ण। नेक्स्ट स्लाइड। और सनेपान महाती घर से कराया, निराग्नि स्वेद रहा, तीव्रतौले से इनको भी कराया गया और परवर शुद्धि इनकी कराई और 24 वेग इनके आए थे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। ट्रीटमेंट स्टार्ट आफ्टर विरेचन क्रम के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ट्रीटमेंट के अंदर चेंजेस किया था पुनर्वास्तविक के साथ, क्योंकि पेपिकस वगैरह से प्रकार ऑटोइम्यून डिजीज है, तो वहां पर मैंने एक प्रैक्टिकल किया था, इस प्रकार से हमने सोच के, तो गोजीवादी क्वाथ इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो मैंने इम्यूनिटी के हिसाब से इसके अंदर गोजीवादी क्वाथ ऐड किया था पुनर्वास्तविक के साथ, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। विरेचन के जस्ट बाद जब इसका सेवन शुरू किया गया तो नए लिस्ट बनना भी बंद हो गए, और साथ में जो ब्लिस्टर थे उनकी रिकवरी जो रेट थी वो बहुत जल्दी ठीक हो रहे थे। मेदो और केशर गुगलू को हटा के वहां पर ओनली मेदो और गुगलू को रखा गया था, और पंचवल्गल क्वाथ की वाशिंग के बाद जस्ट बाद जीवते एमकम का लोकल एप्लीकेशन वहां पे शुरू करवा दिया था। बाकी थर्ड मेडिसिन जो ट्रीटमेंट है महातिक गर्भ शतावरी गोदंती, वो एज कंटिन्यूस रखा गया। फोर्थ मेडिसिन में थोड़ा सा चेंजेस मैंने किया था, वहां पर नित्यानंद रस का वहां पर उपयोग किया। नित्यानंद रस का श्रीपद के अंदर वर्णन है, बट वहां पर मैंने शोध को कम करने के हिसाब से वहां पर था, इसी को वहां पर एक युक्ति प्रमाण से यहाँ पर अप्लाई किया था कि नित्यानंद रस यहाँ पर जल्दी से शोध को खत्म कर दे और वो नए ब्लिस्टर का बनने को रोक सके, क्या पता। तो उसका भी बहुत अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला था नित्यानंद रस का भी, युक्ति लगाने की वजह से उसका भी। नेक्स्ट, उसके बाद इसके बाद क्या हो गया, कुछ विजिट के बाद इसके अंदर जो नए ब्लिस्टर का फॉर्मेशन था वो बंद हो गया। ट्रीटमेंट पिक्चर निकाल लीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड।
आप देखेंगे इन दोनों के अंदर जो पहले थे हाथ और उस दोनों के अंदर पेशेंट के जो ब्लिस्टर के नंबर ऑफ ब्लिस्टर बहुत कम हो गए थे, स्वेलिंग बिल्कुल कम हो गई, साथ में अंदर सिक्रेशन था वो खत्म हो गया, और सॉफ्ट होल स्पिन जो स्मेलिंग थी वो बिल्कुल बंद खत्म हो गई थी, और पेशेंट अब हेल्दी लाइफ, चेहरे बिल्कुल क्लियर हो चुका था, चेहरे के ऊपर एक भी ब्लिस्टर नहीं प्रेजेंट। 80% में अभी इसका अभी भी ट्रीटमेंट इसका चल रहा है, पर चेहरा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हाथ के अंदर कुछ पार्ट के अंदर वापस कभी बन जाता है मौसम की वजह से, और इनका बारिश के मौसम के अंदर वापस बनता है, तो उस समय इसके वजह से इनका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। डिस्कशन नेक्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट स्लाइड। पुनर्वाष्टकवात वही बता दिया, पित्त विरेचक कंडीशन में होने की वजह से और शोथक होने की वजह से इसको मैंने उपयोग लिया। महातीत गर्त का उसी सीक्वेंस में प्रयोग किया गया, बोक्सुर का जो पहले बताया उसी प्रकार से। नेक्स्ट स्लाइड। चंद्रकला रस, चंद्रकला रस भी सामक प्रॉपर्टी होने की वजह से मैंने इसका चंद्रकला रस का उपयोग वहां पर किया था। पंचवल्गकवात का प्रयोग मैंने कसाई प्रॉपर्टी मेडिसिन होने की वजह से सिग्रेशन और ब्लिस्टर फॉर्मेशन को कम करने के लिए, और शोथक ने इसकी प्रॉपर्टी होने की वजह से यूज किया। और जीवंत्यादि अमकन को मैंने प्रयोग एक प्रकार से कुष्ठक की प्रॉपर्टी होने की वजह से किया। बाकी जो गोजेवादी कवात जो यूज किया और नित्यानंद रस यूज किया, वो अपनी युक्ति प्रमाण की वजह से, गोजेवादी का तो इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है स्पोर्ट पैम्पिकस वल्गेरिस, इसलिए इम्यूनिटी को एनहेंस करने के लिए, नित्यानंद रस का शोध को कम करने के हिसाब से मैंने इसका उपयोग किया। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुनने के लिए। दोनों मेरी केस स्टडी मैंने बता दी। इसके अलावा किसी को और कोई डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर 1 इससे पहले स्लाइड, सेकंड लास्ट स्लाइड सर। इससे पहली स्लाइड सर, इससे पहली 8 से 1। बस बस हेलो, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर। और काफी सारी डिजीज है, काफी सारी सारी केस स्टडी को प्रेजेंट करने के टाइम ड्यूरेशन कम की वजह से सबको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा केस स्टडी हमारे पास दद्रु की है, फंगल की है, सूत्र की भी है, सिदम की भी है, और सभी को यहाँ पर आज प्रेजेंट नहीं कर पाए। सर देवेंद्र सर, डॉक्टर अशोक का सर क्वेश्चन है, एक कुष्ठ एक वात कफ डिसीज है, और जो आपने सोरियासिस की बताया था वात पित्त डिसीज इन योर केस स्टडी, हाउ यू कंसीडर सोरियासिस एज ए वात पित्त डिसीज इन योर केस स्टडी? हाँ, सोरियासिस वात पित्त डिजीज के अंदर कैसे कोलेट किया, जो कंडीशन मैंने वो वहां पर जो एक स्पेशल कंडीशन मैंने एक कुष्ठ मान के नहीं की, मैंने जो पेशेंट के जो उस समय प्रेजेंट जो दोस्त थे और पेशेंट की जो विकृति आ रखी थी, उस विकृति के अंदर जो सिम्टम थे वो वात और पित्त की वजह से ज्यादा महसूस आ रहे, इसलिए मैंने उसको वात पित्त वहां पर रख के डायग्नोसिस ज्यादा किया। वो स्पेशल एक प्रकार से एक कुष्ठ के लिए नहीं होके एक प्रकार से वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वहां पर डायग्नोसिस किया गया कि दोष है, बट तीनों दोषों में भी उस दोष के मेरे को उसके अंदर सिम्टम ज्यादा दिखे थे उस पेशेंट के अंदर, उन दो दोषों के। जी सर। सर वैद्य नीरू का क्वेश्चन है, हेलो, हाउ टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन बाय आयुर्वेदा ट्रीटमेंट? हाँ, बहुत इजी है। फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये रखना है कि जितने फंगल इन्फेक्शन, जब मैंने औपसर्गिक रोग के बारे में बोला कि ये हमेशा क्या होता है कि संक्रामक बीमारी है, 1% to 2% जाएगी, तो आपको सबसे पहले तो क्या है कि उसको सेपरेट रखना है। दूसरा कि फंगल है, तो फंगल क्या हमेशा की बडिंग जो इसका फंगल की जो ग्रोथ है एक प्रकार से एसेक्सुअल होने की वजह से जल्दी ग्रोथ होगी, तो आपको इसके अंदर सॉप या जो है जितने भी सॉप है वो आपको अवॉइड करा देने। तो यदि कास्टिक सोडा वाले यूज करेंगे, सॉप जितने भी यूज करेंगे, तो कास्टिक सोडा उसकी बडिंग होने की वजह से वन टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रॉपर्टी उसके अंदर एसेक्सुअल ग्रोथ की वजह नहीं है, तो आपको वो जैसे आप ट्रीटमेंट करोगे बट उसकी वजह से वहां पर रीग्रोथ उसकी जनरेशन चलती रहेगी, वहां पर नई कॉलोनी फॉर्मेशन होता रहेगा। तीसरा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसको देना है कि वहां पर स्वेटिंग ज्यादा है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन देखेंगे दो प्रकार के आपके पास आएंगे, एक वेट आएगा एक ड्राई आएगा।
आपके पास ड्राई आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट आता है तो पहले आपको वेट को उसको कम करना है, तो आपको सबसे पहले टंकन बसम का उपयोग करना है एज ए डस्टिंग, दिन के अंदर 2 से 4 बार तक आप उसको उपयोग करें। यदि वेट ड्राई आता है तो उसको आपको इस प्रकार का यूज कर सकते हैं, बट उसका क्वांटिटी कम रखनी है, आप 1-2 बार यूज करें तो भी चल जाएगा। बट वेट वाले के अंदर दिन में 3-4-5 बार आपको डस्टिंग है। साथ ही साथ फंगल के अंदर हमारी केस स्टडी रही थी, एक थीसिस का टॉपिक भी रहा था मेरे सीनियर का। वहां पर हमारे एडगजादी लेप है जो चरक संहिता के अंदर वर्णन है कुष्ठ चिकित्सा के अंदर, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप चरक चिकित्सा स्थानों के अंदर जाएंगे, एडगजादी लेप वहां पर चूर्ण का है, एडगजादी के अंदर यानी चक्रमत बीज का, उसके साथ विडंग भी है, संदव लवण भी है, वचा भी है, उन सबका लोकल एप्लीकेशन। उनको एक तरीका है उसको लगाने का कि चक्रमत बीज आप लें, विडंग लें और आप राल लें, इन सबको क्या करें कि रात को उस क्वांटिटी को लेके नए सुबह इसको छाछ के अंदर भिगो देना है, और खट्टी छाछ होनी चाहिए क्योंकि उसको एसिडिक मीडियम आपको देना है। सुबह भिगो के रख लें, शाम को उसको पत्थर का सिलोटे पर उसका पेस्ट बनवा लें अच्छे से। उस पेस्ट को नोकल एप्लीकेशन रात को लगा के पेशेंट को सोने के लिए कह दीजिए कि जब भी सोए वो पहले लगा के सो जाए। तो वो ऐसा आप करते रहेंगे, और ठीक होने के बाद भी उसको 5 दिन और करवाना है, जिससे वो कंप्लीट क्योर हो जाएगा, उससे 100% वो ठीक हो जाता है। दूसरा आपको वहां देखना है कि जो मैंने कॉम्बिनेशन एक बताया था महातिक वाला, वो आप महातिक गर्त उसको जरूर शुरू कराएं इस कंडीशन में। तीसरा रेडिशनेस ज्यादा है, तो रेडनेस ज्यादा आती है तो आप महासुदर्शन काढ़ा आप इस समन के हिसाब से दे सकते हैं, वो आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अवपीतिक चूर्ण और चंद्रकला रस का उपयोग आपको करवाना है। ये आपका नॉर्मल प्रोटोकॉल है और 100% क्योर होगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा केस इसी के हमने क्योर किए थे, और इसी की वजह से ओपीडी हमारी स्किन बहुत अच्छी चलती थी। बहुत अच्छा है इसमें ट्रीटमेंट। जी सर, एक क्वेश्चन है, कैन बी यूज समन ड्रग इन शीत ऋतु अलोंग विद वमन? शीत ऋतु इन शरद ऋतु, शीत शीत ऋतु के ऋतु अंदर सर। अलोंग विद वमन नहीं, जी सर। मेडिसिन यही जो है उसके अंदर आपको ये शीत ऋतु के अंदर ये काम है कि कफ को बढ़ाने वाली मेडिसिन आपको नहीं देनी। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि महातिक गर्त जो है वो एक प्रकार का शीत होने की वजह से शीत ऋतु के अंदर उसका हम सेवन नहीं करवाते थे। वहां पर उसकी जगह आपको पंचतिक गर्त गुगलू बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। साथ ही साथ पंचतिक गर्त गुगलू की जो टेबलेट आती है वो भी बहुत अच्छा इसमें अंदर रिजल्ट देती है, वो आप यूज कर सकते हैं वमन की बात। और वमन के साथ जो वमन प्रोसीजर में ऐसी कोई भी मेडिसिन यूज नहीं होती, आफ्टर वमन दे सकते हैं, आफ्टर वमन के पहले भी दे सकते हैं। वो मेडिसिन दें जो कप को भी शांत करने वाली हो, और गुगलू उसके जी अंदर कप और वात को शांत करे। गुगलू की प्रिपरेशन टेबलेट फॉर्मेशन ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है एज कम्पेयर टू ग्रेट प्रिपरेशन। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साक्षी का। हाँ जी। how to treat nodular prurigo? Site of nodules are arms, hands, legs only. तो नोडुल का वो एक बात है कि नोडुल आप जब तक फिजिकल पेशेंट प्रेजेंट नहीं है और उसकी साइज और सब कुछ है सर। 3 साल से हो रखा है। ये 3 साल Since से हो रखा 3 है, years. बट कलर, एक तो कलर इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार के वो एक बार जरूरी है। यदि वो फोटो शेयर कर सकते हैं तो फोटो शेयर हो जाए तो उससे और आइडिया लग जाए किस प्रकार का वो लिसन है। और जी नोडुलर है तो नोडुल को कम करने के शोध कम करने वाली चिकित्सा जनरल रखनी है। जनरल सर वो फिनोमिना कलर ये कलर बता रहे हैं, ब्राउनिश कलर है। ब्राउनिश कलर है। तो जी सर। जनरली एक बार जनरल शोथ को नाश खत्म करने वाली चिकित्सा पुनर्वासक वाला भी शुरू कर सकते हैं। या बच्चा 3 साल का ही है लेकिन वो ट्रीटमेंट वो ले नहीं पाएगा पुनर्वासक आप टेबलेट, सर तो उसकी जगह। हेलो सर, वो कोई हाँ सर बोलिए। बच्चा नहीं है, उसको 3 साल से नोड्यूल्स हो रखे ठीक, हैं। हिस्ट्री तीन ओके साल ओके, की है। ठीक ठीक। फिर तो पुनर्वासक के साथ आप साथ में इसको दे सकते हैं अपने शोतक मेडिसिन के अंदर आपके गुगलू के अंदर प्रिपरेशन भी आप देख सकते हैं। गुगलू आप पुनर्वादी गुगलू भी दे सकते हैं, वो भी ट्रीटमेंट उसका बेस्ट रहेगा। जी सर। और सर डॉक्टर काचनार का अखरोट भी दे सकते हैं, काचनार गुगलू भी दे सकते हैं। जी सर। सर डॉक्टर योगिता का क्वेश्चन है, सर हाउ कैन वी ट्रीट केराटोसिस पाइलरिस? क्रिप्टोसिस पाइलर कौन सा क्वेश्चन? केराटोसिस पाइलरिस। केरोटिस पाइलेरिसिस।
अब मॉडर्न के अंदर वो किस हिसाब से के उन्होंने कर रखा है, और आयुर्वेद के अंदर क्या रहेगा वो देखना पड़ेगा, किससे उसको कोरिलेट करेंगे। जी सर। एक मिनट में बता ही देता हूँ इसका भी आपको, इमेज इसकी मैं देख के बता सकता हूँ कि किस प्रकार का इसका है। इसको आपको फिश शामक मेडिसिन ही देना है क्लोटिव पाइलोरिसिस के अंदर, जो एक प्रकार लाइट इसके अंदर एलिवेशन रहेगा, हल्का सा छोटी छोटी नोड्यूल के रूप में है। तो आपको इसके अंदर आपको याद रखना है, इसके अंदर पटोल का अच्छा रोल रहेगा, पटोल का और पटोल पत्र का और उलूसा पत्र का अच्छा रोल रहेगा। तो इसके अंदर पटोल कटुरोनिया कसाई का अच्छा रोल रहेगा, पटोल कटुरोनिया कसाई प्लस केसर गोगलू, इसका अच्छा इसके अंदर ट्रीटमेंट रहेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकोडर्मा। ट्रीटमेंट फॉर लिकोडर्मा, लिकोडर्मा का ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो पेशेंट की जो लेसन की साइड क्या है, क्योंकि कुछ यदि फिंगर के टिप्स में तो कभी ठीक नहीं होना चाहिए, आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, साल 2 साल 5 साल 10 साल भी कर लोगे तो भी नहीं होगा। दूसरा कितने साल पुराना है। तीसरा पेशेंट कितना आपके प्रति फेथफुल है। लिकोडर्मा वाला पेशेंट क्या होता है, आपके पास जब आएगा तो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करवा के आ चुका होगा, आप जैसे उसको प्रिस्क्राइब करोगे बाकुची जैसे लिखना शुरू करो, उससे पहले बोलेगा कि मैंने बहुत ज्यादा खा चुका हूँ इसको बाकुची को, इससे कुछ नहीं होता। इसलिए वो क्या पेशेंट के अंदर क्या होता है कि हमेशा इसके अंदर डायरेक्ट इसको पहले तो स्किन का आपको साल ईयर देखना है कि कितने ईयर पुराना है। दूसरा उसका सत्तू कैसा है पेशेंट का सत्तू अच्छा है और आप पर फेथ है तो आप 100% वो ट्रीट कर सकते हैं। नहीं तो लिकोडर्मा क्या करता है, 1 या 2 3 विजिट तक आपके पास रहेगा पेशेंट, उसके बाद आपको फॉलोअप में नहीं आएगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको जनरली याद आप करें कि ताम्र बसम का अच्छा रोल है, ससेलिका वटी का। बट ससेलिका वटी के अंदर क्या कि ताम्र जो अपक्व ताम्र होना चाहिए, तो इसने हमने ताम्र बसम का उपयोग किया था, डाइट ताम्र बसम दी थी। ताम्र बसम को बाकुची चूर्ण, आंवले की चूर्ण और विडंग चूर्ण के साथ सेवन कराया था, तो उसका थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिला था। और नोकल एप्लीकेशन के अंदर बाकुची और चक्रमत इन दोनों का नोकल एप्लीकेशन दिया था। जी सर। सर ट्रीटमेंट फॉर रिकरेंट मल्टीपल बॉयल। रिकरेंट मल्टीपल बॉयल जो हो रहे हैं वो, हाँ, रिकरेंट मल्टीपल बॉयल जो हो रहे हैं वो किस टाइप के, उसकी नेचर क्या है, उसका कोई बॉयल का फोटो वगैरह है कुछ? डॉक्टर मोनिका, अगर आपको जो आपका क्वेश्चन है जो ट्रीटमेंट फॉर रिकरेंट मल्टीपल बॉयल, आपके आपके पास इससे रिलेटेड कोई फोटो है तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके मैम। सर ये थैंक्स जो अ लॉट चीज, सर। हाँ ओके जी, जी सर। थैंक यू। हाँ, आई थिंक सर टाइमिंग भी हो चुकी है हमारी। हाँ, ओके जी, जी we ओके, sir, we shall be very thankful to you sir for this session, or wonderful session I can say. थैंक यू जी, Okay sir, सभी सुनने, thanks a lot. थैंक यू, ओके, Thanks to everyone to show the patience. Okay sir, thank you. ओके।